नमस्कार दोस्तों। आज जो सीरीज हम लेके आए हैं वो एमपीपीएससी फॉरेस्ट के लिए जितनी यूजफुल है उतनी एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी और अदर जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट ये एमपीपीएससी में जो फॉरेस्ट सर्विस है उसमें यूनिट 9 है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम, हम किसी व्यापम का एग्जाम दें, आईएएस का एग्जाम दें, यूपीपीएससी का, आरपीएससी का, एमपीपीएससी का, या कोई टेक्निकल एग्जाम में जो जनरल स्टडी वाला पोर्शन होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जगह काम आता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये सीरीज। और जैसे मैंने कहा कि एक सीरीज में तो सब कुछ, एमसीक्यू में सब कुछ कवर करना बड़ा कठिन होता है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लेवल तक आपको जो है वो चीज़ें पहुँचाने की, कि हर एक क्वेश्चन का तो डिस्क्रिप्शन नोट करिए। और बहुत बहुत आप सबका एक बार मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, आज गुरु पूर्णिमा भी है, कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और ईश्वर करे कि ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता में एक जो है वो मतलब एक छोटा सा, जैसे मेरी ओर से अगर कहा जाए प्रयास, आप उसको मान सकते हैं। तो चलिए देर किए बिना जो है वो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सभी कर दिया कीजिए। लाइक कम आते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शांत क्षेत्र यानी साइलेंट जोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न क्यों लिया गया, क्योंकि पॉल्यूशन आपके एक टॉपिक है इसमें, जिसमें साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह के कई तरह के पॉल्यूशन के बारे में बात रखी गई, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया है। तो शांत क्षेत्र या साइलेंट जोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, शांत क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 में परिभाषित किया गया, ये बिल्कुल सही है। जो साउंड पॉल्यूशन के लिए रूल बनाया गया उसमें है ये। दूसरा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के नियम 5 में शांत क्षेत्र को परिभाषित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, कोर्ट आदि के पास 1000 मीटर का दायरा शांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, ये गलत है। यहां पर याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। चौथा है, किसी क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है, वो डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहायता से। ठीक है, कि किसको जो है वो शांत क्षेत्र घोषित करना है ना करना। तो ये 1000 मीटर नहीं होता, पहले तो याद रखिएगा, ये होता है 100 मीटर। कोई भी साइलेंट जोन, कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप किसी नेशनल पार्क जाएं या कोई बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, वहां पर लिखा होता है साइलेंट जोन। तो साइलेंट जोन जहां भी है, मतलब कोई हॉस्पिटल है उसके पास साइलेंट जोन है, तो 100 मीटर के एरिया में आप जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो साउंड पॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी हो। पर इस प्रश्न को थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्चुअल टेक्निकली साउंड पॉल्यूशन है क्या। साउंड पॉल्यूशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो साउंड की इंटेंसिटी यानी जो ध्वनि की तीव्रता है उसको हम काय में निकालते हैं, डेसिबल, है ना, जिसको हम साम भाषा में डीबी बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, डेसिबल। मैंने पूरा डीबी की जगह डेसिबल क्यों लिखा वो भी मैं आपको बता दूं। डेसिबल जो है वो यहाँ पर ये डेसी, और बल जो है वो ग्राहम बेल के नाम पर है, इसको डेसिबल, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे जिन्होंने हमको टेलीफोन दिया, उनका सम्मान करना था। तो उन्होंने कहा यार उनके सम्मान में जो है वो इस यूनिट के आगे जो है वो डेसिबल में BEL लगा दो, तो वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से बेल। ये एक अलग सलग क्वेश्चन है, यानी जैसे कहते हैं ना कि वन लाइन क्वेश्चन वाला, उसमें। और इसको लिखा कैसे जाता है, स्मॉल डी और कैपिटल बी में लिखा जाता है, ये हो गया। अब जो साउंड पॉल्यूशन रूल है या नियम जो बनाए गए हैं उसमें ये साफ कह दिया गया है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला, रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है, यानी जो आम अगर कहा जाए आवासीय क्षेत्र होते हैं, यहां लिख देते हैं जैसे रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल जो एरिया होता है, जैसे आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वो रेसिडेंशियल एरिया, उसमें उन्होंने दो क्लासिफिकेशन कर दिए। अगर दिन के समय की बात करें यानी डे टाइम के लिए बात करें तो वो है 55 डेसिबल, ठीक है, 55 डीबी। ये डे टाइम के लिए ना, ये ध्यान रखिएगा ना, डे टाइम। और अगर नाइट की बात करें तो ये घट के कितना हो जाएगा, 45 डीबी, ये नाइट में हो जाएगा। ठीक है। सेम अगर हम रेसिडेंशियल एरिया से निकलकर कहां चले जाएं, कमर्शियल एरिया में चले जाएं, है ना, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जहां होती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां जहां होती हैं, वो सब कमर्शियल एरिया में चले जाएंगे, यानी व्यावसायिक क्षेत्र जो है। तो यहाँ पर मैं कमर्शियल को तो पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी चलिए इतना लिख देता हूँ, कमर्शियल एरिया। तो कमर्शियल एरिया में ये वाला जो डे टाइम वाला है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। अब सीधी सी बात है, कमर्शियल एरिया है तो वहां तो चैंपों बहुत ज्यादा ही होती होगी, तो ये 55 से बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 65।
और जो नाइट टाइम है उसको 45 से बढ़ाकर कर दिया 55। तो इसको रटना नहीं है, ये 10 का ही इंक्रीज हो रहा है ना, 55 टू 65, 45 टू 55। ये कमर्शियल एरियो के लिए। इसको अगर तोड़ेगा कोई तो 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा ना। ये 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के फाइन में इसमें जो है वो प्रोविजन है, अभी 2020 में ये कर दिया सरकार ने। ठीक है, तो वो जो डीजे वाले बाबू वाले गाने जो होते हैं ना, वो रिस्की फैक्टर हैं, लेकिन क्या लोग शिकायत नहीं करते, इसीलिए चल रही है गाड़ी। और जो साइलेंट जोन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसमें इन लोगों ने क्या करा है, जितने भी साइलेंट जोन होंगे वो, चूंकि अब साइलेंट जोन है तो कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, इसके आसपास का क्षेत्र साइलेंट जोन होता है। वहां डे टाइम में 50 डेसिबल डे टाइम में ना, और रात को कितना कर दिया 40 dB। तो हमने क्या समझा कि जो साउंड पॉल्यूशन है उसको टेक्निकली सरकार ने इस रूल में 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया। रेसिडेंशियल एरिया 55 45, कमर्शियल एरिया 65 55, एंड साइलेंट जोन शांत क्षेत्र 50 टू 40। जैसे मैं सुबह संडे को घूमने जाता हूँ यहाँ भोपाल में बन विहार, तो जैसे ही मैं एंटर होता हूँ बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ है साइलेंट जोन, ठीक है, शांत क्षेत्र, वहां लिखा भी हुआ है साइलेंट जोन के बारे में। तो हम अपने आसपास की चीजों से अवेयर होकर भी चीजों को सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। तो कभी आप देखिएगा किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट आदि के आसपास जो है वो 100 मीटर का दायरा जो है वो जनरली जो है वो साइलेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसमें ज्यादातर पावर जो होते हैं किसके पास होते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्यों की सहायता से करती प्रक्रिया। स्टेटों के पास भी बोर्ड होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका हेल्दी एक तैयार हो गया कि साउंड पॉल्यूशन को काय में निकालेंगे, डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में डी और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने को समझ पड़ गया। नॉर्मली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में, एक और छोटी सी चीज बता, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम बातचीत करते हैं वो 30-40 डेसिबल तक होती है ना, जिसको विस्परिंग बोलते हैं ना, फुसफुसाहट जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे जो बात करते हैं, ठीक है, तो वो 30-40 डेसिमल तक होती है। और 50 डेसिमल के ऊपर का साउंड तो खतरनाक होना शुरू हो जाता है। पर क्या करें, तो समस्याएं तो हैं, कानों के लिए भी और बाकी ऑर्गन्स के लिए भी नुकसानदायक है। चलिए, तो ये हेल्दी क्वेश्चन हो गया। मुझे लगता है कि आप इसको स्क्रीन को रोककर लिख लेंगे, यूपीएससी के लिए भी काम का है, आईएएस में भी आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है सिविल सर्विस में। यहाँ पर अगला जो प्रश्न कहता है हमारा मई 2022 में बराक घाटी क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बराक घाटी भारत के किस राज्य में, क्यों लिया गया ये भी बता दूं। एक तो फॉरेस्ट सर्विस और एमपीपीएससी दोनों में जो है वो फ्लड है टॉपिक, इस यूनिट में भी फ्लड के बारे में बात की गई है ना, फ्लड है, लैंडस्लाइड से सब लिखा गया। तो अभी जब आप अगर थोड़ा सा पेपर से अपडेट होंगे तो ये 23 मई की बात है। ठीक है, एक तो पहले तो ये कहाँ का है ये ध्यान रखिएगा, बराक वैली कहाँ पड़ती है, असम में पड़ती है, ये पहला हो गया। तो 23 मई को जो है ये एक्चुअल जो है वो मेन जो बाढ़ आई वो असम में आई। असम से फिर जो है वो दूसरे राज्यों तक, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों तक फैल गई और पाकिस्तान बांग्लादेश तक इसका प्रभाव रहा। तो 23 मई को बहुत सारे आपने पेपर में वो भी देखे होंगे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए डोनेशन दें या इस तरह के। यहाँ पर ये बराक वैली में क्या हुआ था, बाढ़ आई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो, उनकी जो है वो मृत्यु भी हो गई। और ये पहला अगर कहा जाए, अगर 2022 की फ्लड थी, फर्स्ट फ्लड। मतलब कोई पूछेगा कि भाई 2022 में जो फ्लड आना शुरू हुई वो कहाँ से हुई, तो यहाँ पर। दूसरा, इस फ्लड के लिए मेनली अगर कहा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ज्यादा उत्तरदायी थी। इसके लिए ज्यादातर ये फ्लड बनी थी किसमें, गंगा में, ये ध्यान रखिए ना, ये उससे जो है वो बनी। और पूरी की पूरी जो है वो कहाँ बनी थी, बराक घाटी में। तो दो नजरियों से जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट के बराक घाटी कहाँ है, तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि बराक घाटी जो है वो आपके असम में जो है वो फैली हुई। दूसरा है कि बराक घाटी को ये नाम कहाँ से मिला, तो बराक एग्जैक्टली एक नदी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई पूछेगा कि बराक क्या है, नदी है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं, इन स्टेट्स में जैसे अगर कहा जाए मिजोरम, नागालैंड, असम, इन राज्यों से होते हुए ये नदी बहती है। बहुत लंबी नदी नहीं, ठीक है, बहुत लंबी, लेकिन मध्य प्रदेश की नदियों के हिसाब से तो बहुत लंबी है ना, लगभग 900-950 किलोमीटर लंबी नदी है बराक। तो ये प्रश्न बहुत हेल्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बराक रिवर कहाँ बहती है, ये आ सकता है। बराक वैली कहाँ है, ये आ सकता है। हाल ही में जो है वो अगर कहा जाए कहाँ जो है बाढ़ आई थी, तो ये आ सकता है। और जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट इसमें ज्यादा प्रभावित रहे, वो जैसे लखीपुर वगैरह। तो मुझे याद आया कि मैं जब मतलब तैयारी कर रहा था उस समय फिल्म आई थी गंगा जल, तो उसमें लखीपुर बिहार में बताया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, असम में पड़ता है ये, तेजपुर, लखीपुर, ये बिहार में नहीं है।
ये तो क्या फिल्म में तो कोई भी चीज कहीं भी दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्दी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अच्छा है, आ सकता है आपको। असम आंसर है इसका, ये याद रखिएगा। तीसरा है राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। सेक्शन 3 बिल्कुल सही है, सेक्शन 3 के तहत होती है, प्रधानमंत्री जी के अधीन होती है, ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेटिव कमेटी, इसमें एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान है सेक्शन 8 में, ये भी सही है। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 46, ये गलत है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रावधान है वो 42 नंबर के सेक्शन में, ये गलत हो गया। ये किस में है? 42 नंबर के सेक्शन में उसके बारे में प्रावधान। और चौथा जो है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स 40 जो है वो 4, ये बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बोलते हैं, आपको मालूम होगा ना कि जो आपदा का प्रबंधन होता है उसके लिए बकायदा एक रिस्पांस फोर्स बनाई गई है जिसको हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नाम से जानते हैं ना, या इसका नाम जरूर लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ठीक है, ये ध्यान रखिए ना, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये बस आपको याद रखना है कि ये गलत है, ये प्रश्न जो है वो आ सकता है। चलिए अगला है वर्षा के जल में पीएच का मान किस स्तर से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? 7, 6, 5.6 या 3.2? आंसर इज 5.6, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब एसिड रेन समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एसिड रेन एग्जैक्टली किस पीएच लेवल से नीचे की रेन को एसिड रेन कहा जाता है। 7 तो आपको मालूम है न्यूट्रल हो गया, डिस्टिल वाटर होता है, आसुत जल, वो तो हो नहीं सकता। 6 बहुत ज्यादा, यहां पर जैसे दूध का पीएच लगभग 6 होता है, इसलिए दूध को आप मुंह भी धो लोगे ना तो आपको एसिड जैसा फील नहीं होता। 5 जब आता है यानी 5.6, और उसके बाद 5 के नीचे का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा हमको महसूस होने लगता है कि हाँ हम कोई एसिड का प्रयोग कर रहे हैं। 7 से ऊपर तो सबको मालूम है क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो आंसर इसका है 5.6। और हमेशा याद रखिएगा कि जो एसिड रेन है वो एसिड रेन के लिए 2 चीजें उत्तरदायी होती हैं। जैसे सपोज मान के चलिए एसिड रेन होती क्यों है, तो एसिड रेन के 2 कारण है। पहला तो ये है वॉल्केनो, जैसे ये वॉल्केनो, अब इन वॉल्केनो आपको मालूम है वॉल्केनो सबसे बड़ा सोर्स होते हैं सल्फर का, तो वॉल्केनो से निकली सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो क्लाउड था, इस क्लाउड में था H2O, ये सल्फर डाइऑक्साइड इस H2O से मिल गई और इसने बना लिया यहाँ पर H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो है वो बन गया। यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस कर लेना, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इक्वेशन बैलेंस कराऊंगा कि यहाँ पर 2 लगाना है और ये इस तरह से, ये तो इस तरह से ये जो है वो बनने की प्रक्रिया होती है। इसमें O2 भी सहयोग करता है ना, टेक्निकल इक्वेशन तो ये होती है SO2 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है, इज इक्वल टू H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जिनने कभी ना देखा हो तो वो बैटरी का एसिड समझते होंगे, और वो ना समझते हो तो एक बड़ा अच्छा नाम है तेजाब। तेजाब को सल्फ्यूरिक एसिड ही कहा जाता है, लाइट येलो कलर का होता है। इससे एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का मिल गया इसी पेपर से, सल्फर हमेशा बिल्कुल लाइट येलो कलर का होगा, क्रिस्टल ही होगा। तो आज इंटरनेट पर क्लास के बाद सल्फर का कलर देखिएगा, बिल्कुल लाइट येलो क्रिस्टल होता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई रत्न हम लोग देख रहे हो। तो ये पहला कारण तो होता है। दूसरा होता है नाइट्रस के ऑक्साइड, यानी यहाँ पर NO2, NO2 किससे मिलेगा? O2 से मिलेगा, O2 किससे मिलेगा? H2O से मिलेगा, और फिर बनाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। बड़ा खतरनाक होता है HNO3, इसको जो है वो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, स्ट्रॉन्ग जो है वो वाटर भी बोला जाता है, क्योंकि पानी होता है इसमें 65% तक HNO3। तो सेम प्रक्रिया अगर हम यहाँ पर लें तो HNO3, अब ये काय से निकलेगा? ये आपकी गाड़ी से निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे अपन ने सपोज ये गाड़ी बना ली, ठीक है, तो ये गाड़ी जो है उससे जो धुआं निकला, ये धुआं, इस धुएं में जो था वो क्या था? नाइट्रस के ऑक्साइड थे। वो जो है वो O2 H2O से मिले, तो उन्होंने क्या बना लिया? HNO3। HNO3 बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यानी जो एसिड रेन है उसके लिए 2 चीजें उत्तरदायी हैं। फर्स्ट इज HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, सेकंड वन इज H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और ये इतना ज्यादा घातक होता है यानी इसका पीएच, कि ये मतलब अगर कहा जाए पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत खतरनाक है, सबको बर्बाद कर रहा है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझें इसको, सबको कैसे बर्बाद कर रहा है। आपने कभी भी एसिड रेन से सबसे ज्यादा कोई प्रभाव सुना होगा हिंदुस्तान में, तो वो ताजमहल का ही सुना होगा कि ताजमहल लगातार पीला पड़ रहा है।
क्यों पीला पड़ रहा है वो देखो। देखो ताजमहल जो है, जैसे अपन ने सपोज मान के चलो ये ताजमहल ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अगर कहा जाए ताजमहल है। अब ये ताजमहल बना काहे से? मार्बल से। मार्बल का टेक्निकल फार्मूला होता है CaCO3। अब ये CO3 के ऊपर अगर मान के चलो यहां से क्या गिरा, H2SO4 गिरा, H2SO4 गिरा, तो यहां पर अपन ने प्लस करके क्या लिख दिया, H2SO4। तो ये बनाएगा CaSO4, ये ध्यान रखिएगा, और उत्सर्जित करेगा H2O और CO2। ये अभी CaCO3 था, अब उसने एक नया कंटेंट जो है वो तैयार कर लिया, उस नई चीज को जो है नाम दे दिया CaSO4। इस क्लास में जिनको ना मालूम हो, केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, वो CaSO4 को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये लाइट येलो कलर का होता है, जिसको हम आम भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ताजमहल हो रहा है पीला। दूसरा, वो तेजी से डिग्रेड होगा, मतलब कि खराब होना शुरू होगा। उसके मतलब उसको मार्बल को अगर आप हाथ से भी स्क्रैच करोगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो काय में कन्वर्ट होता जा रहा है कैल्शियम सल्फेट में। ये ध्यान रखें, यहां लिख दूं मैं कैल्शियम सल्फेट, यहां लिख देता हूं मैं सल्फेट, ये लिख दिया मैंने कैल्शियम सल्फेट। अब आप समझ गए होंगे कि साहब एसिड रेन कितनी खतरनाक है ना, पेड़ पौधे और हमारे ऊपर गिरेगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ताजमहल ऐसा ना हो कि ये एसिड रेन लगातार होती रहे तो ताजमहल किसी समय प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बन जाए पूरा, ठीक है, जिस रफ्तार से ही हो रहा है। इसलिए तो आजकल व्हीकल फ्री जोन कर दिया, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल। कोई ताजमहल गया होगा आप में से तो मालूम होगा कि वहां आप जो है वो पेट्रोल डीजल वाले वाहन नहीं चला सकते, वहां ई व्हीकल जोन ही है पूरा। चलिए, बहुत हेल्दी क्वेश्चन, आपको मुझे लगता है कि समझ पड़ गया होगा कि एसिड रेन के कारण क्या क्या है। वॉल्केनो हो सकता है, व्हीकल्स के पॉल्यूशन से इसको रिलेट कर सकते हैं, HNO3 कैसे बन रहा है, H2SO4 कैसे बन रहा है, ये भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, ठीक है, यानी फोटोकेमिकल स्मोक का एक घटक नहीं। सिंपल सी लॉजिक है कि फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा कैसे। ओजोन से बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनेगा, नाइट्रिक एसिड और एक्रोलिन से बनेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड से बनेगा। ये गलत है, ये ध्यान रखिए, इनसे ये नहीं बनता, इन सब से बनता है। नाइट्रिक और नाइट्रस में बहुत अंतर है, ध्यान रखना है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, तो कंफ्यूज मत हो जाना। नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है उसको हम और आप बोलते हैं लाफिंग गैस, ठीक है, वो हंसने में आती है। उसका जो फार्मूला होता है वो N2O होता है और इसका होता है NO, ठीक है। ये दोनों में बड़ा अंतर है, वो N2O है यानी लाफिंग गैस है ना, हंसने वाली गैस जिसको कहा जाता है। तो प्रकाश रासायनिक कोहरा, जिसको हम धूम कोहरा कहते हैं, वो अभी शहरों में, देखो गांव में तो कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए व्हीकल ही जो है वो अगर कहा जाए उत्तरदायी। दो चीजों को अगर कहा जाए आज शहरों में बड़ी समस्या, एक है स्मोग, ठीक है, स्मोग अगर कहा जाए तो स्मोग शब्द जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, स्मोक यानी धुआं प्लस फॉग। तो स्मोग के अंदर दो चीजें होती है, स्मोक यानी धुआं प्लस फॉग। फिर यही स्मोक अब एक नए रूप में आ गया है, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फोटोकेमिकल स्मोक, जिसमें जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे जो है वो कन्वर्ट होते हैं और फिर वो ओजोन आदि के साथ जो है वो उसको बनाते हैं। और शहरों में तो ये बहुत बड़ी जो है वो अगर कहा जाए एक समस्या जो है वो बना हुआ है। और फोटोकेमिकल स्मोक का विजुअलिटी से सीधा कोई संबंध नहीं है। फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की बीमारियां सबसे ज्यादा हो सकती हैं। आपको मतलब हम सबको जो है वो ये बीमारियां हो सकती हैं, जिनको हम आम भाषा में जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं उनको आप अगर जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह जो बीमारी है उसके लिए ये उत्तरदायी जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा COPD बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो COPD बीमारियां हैं, जो लंग्स में, छाती में, फेफड़ों से संबंधित लंबे समय तक जो बीमारियां रहती वो इससे जो है बन सकती है। तो मेन ये है, ये याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड उसमें यूज होता है लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस में, इसीलिए ये तीन तो मेन है, बाकी तो याद ही रहेगा। अगला है स्वच्छ जल में जैव रासायनिक मांग, ठीक है, जिसको अपन BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं, वो कितनी होती है, ठीक है, 5 ppm, 12 ppm, 15 ppm, 17 ppm। तो आंसर है इसका 5 ppm, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअल समझिए कि जो पानी होता है उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन डाइल्यूट होती है, घुली हुई होती है। अब सपोज मान के चलो ये कोई तालाब है, सपोज यहां पर अपन ने एक मान लिया ये तालाब। अब इस तालाब के पानी में कहीं से स्लेज या गंदगी या मल बहकर आ रहा है, गंदगी आ रही बहकर,
तो जब गंदगी बहकर आएगी तो उसमें बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया उसकी ऑक्सीजन ले लेंगे। अब जब ऑक्सीजन ले लेंगे तो पानी को ऑक्सीजन की मात्रा की क्या पड़ेगी, जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो इससे उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर मान के चलिए 5 तो नॉर्मल है। अच्छा, जैसे कोई पूछता है कि भाई जो फ्रेश वाटर है उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए, 5। अगर ये बढ़कर 17 तक चली गई ना, तो समझ लीजिए बिल्कुल इतना गंदा पॉल्यूटेड पानी है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, अत्यधिक प्रदूषित पानी के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मानी जाती है 17। और मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे। ये ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि एक कमरा है, वहां पर एक जैसे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है। वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उस कमरे के अंदर बैठे 4 लोगों की पूर्ति कर रहा है। अब मान के चलो उस कमरे में हमने 10 लोग और भी बिठा दिए, तो अब 14 लोग हो गए। तो क्या वो ऑक्सीजन का सिलेंडर पूर्ति करेगा? नहीं, फिर हमें ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से लाने पड़ेंगे। तो वहां जो बढ़ गई, क्या, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। सेम कहानी जो है वो तालाब, नदी, झरने, इनमें हो रहा है। खासकर ये समस्या होती है रुके हुए पानी, ठीक है, रुके हुए पानी में होती है। और ऐसे पानी में जहां एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है जिसको अपन बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये ध्यान रखिए, एक वर्ड लिख दे रहा हूं मैं, यूट्रोफिकेशन। अब जिनको ना मालूम हो वो समझ लो। जैसे मान के चलो आपके घर के पास, जल्दी से समझे, ज्यादा समय नहीं है अपने पास, या आपके घर के पास एक तालाब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस तालाब में बहुत ज्यादा गंदगी आने लगी, बहुत ज्यादा। जब गंदगी आएगी, सड़ी गली चीजें आएंगी, तो इसके अंदर पेड़ पौधे, खासकर जैसे अगर कहा जाए जलकुंभी, एल्गी आदि तेजी से बढ़ेगी। तो यहां एक समस्या होगी जिसको बोलेंगे यूट्रोफिकेशन, यानी सुपोषण। ये उन पेड़ पौधों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसके अंदर जो छोटी छोटी मछली, प्लांकटन आदि जो पाए जा रहे हैं पानी में, वो सब मरना है, उनको मिलेगा ही नहीं जो है वो सुपोषण। तो सुपोषण जो है वो एक प्रकार से अगर कहा जाए पेड़ पौधों के लिए तो अच्छा है, लेकिन उससे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। तो ये याद रखिएगा। 5 ppm मैंने आपको बता दिया, यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बता दिया, हिंदी में सुपोषण क्या होता है। और भोपाल के अंदर मैं रहता हूं, तो बड़े तालाब में तो नहीं, लेकिन छोटे तालाब में यूट्रोफिकेशन बहुत है, ठीक है, बहुत मछलियां मरती हैं इसी के कारण। चलिए अगला जो है वो है, निम्नलिखित में से किसी स्थान पर पाई जाने वाली जैव विविधता को परिभाषित नहीं करता है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा और डेल्टा। तो आंसर है डेल्टा नाम की कोई डाइवर्सिटी नहीं होती। अल्फा जैसे कोई बिल्कुल स्थानीय, जैसे जिस जगह आप रह रहे हैं वहां की जो लोकल डाइवर्सिटी है, जैसे पेड़ पौधे आदि की, वो है अल्फा। थोड़ा बड़ा मध्य प्रदेश में चले गए तो आ गई बीटा, पूरे इंडिया में चले गए, यूरोप तक पहुंच गए तो आ गई गामा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ की गाय और यूरोप की गाय को देखें तो एक ही है, लेकिन उनकी आनुवंशिकता में और कई चीजों में जो है वो आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, तो वो हो गई आपकी गामा डाइवर्सिटी। इस तरह से किसी जगह पर जो जैव विविधता पाई जाती है, उस जैव विविधता को तकनीकी रूप से हम अल्फा, बीटा या गामा जैसे नामों से क्लासिफाई कर सकते हैं। और हमेशा 3 ही तरह की जो है वो अगर कहा जाए डाइवर्सिटी होंगी, या तो अल्फा डाइवर्सिटी होगी, या तो गामा डाइवर्सिटी होगी, सॉरी अल्फा होगी, बीटा होगी, या तो गामा होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो नहीं होती। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला जो है वो है जैव विविधता शब्द को अनुवांशिक विविधता, जाति व्यवस्था और परिस्थितिकी विविधता। आपको मालूम है हम 3 तरह की डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपके सिलेबस में या नॉर्मल हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो 3 ही तरह की डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, अनुवांशिक यानी जेनेटिक, जातिगत यानी स्पीसीज, और परिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये वर्ड दिए किसने? तो ये एल्बर्ट विल्सन ने दिए, चार्ल्स डार्विन ने दिए, मेंडल ने दिए या लेमार्क ने दिए। सीधी सी बात है, चारों का संबंध कहीं ना कहीं जैव जगत से है, इसमें कोई डर नहीं, अनुवांशिकी और इससे तो जुड़ा ही हुआ है चारों का नाम। लेकिन ये वर्ड जो कॉइन करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? एडवर्ड विल्सन को। ये ध्यान रखिएगा, एडवर्ड विल्सन वो पहले व्यक्ति थे जिनको ये लगा कि यार दुनिया भर में जो पेड़ पौधे, पशुओं की जो विविधता है, इस विविधता को हम आम भाषा में 4 तरीके से क्लासिफाई जो है वो सॉरी 3 तरीके से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो कोई पूछेगा कि भाई अनुवांशिकी जो शब्द है उसका संस्थापक एग्जैक्टली कौन था जिसने पहली बार इसको इस्तेमाल किया, तो वो एडवर्ड विल्सन थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है हमसे। भारत में 1000 से अधिक आम की जातियां हैं
ये किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है? आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता या हॉटस्पॉट विविधता, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी। तो पहले तो हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी नाम की कोई डाइवर्सिटी नहीं होती, ये होती है आनुवांशिक जैव विविधता। तो ध्यान से समझो कि क्या होता है। देखो, आनुवांशिक जैव विविधता का मतलब है कि अगर कुछ प्रजातियां एक ही जैसी हैं लेकिन उनके गुणों में या मूल स्वरूप में कुछ ना कुछ बुनियादी अंतर है जो उनको एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है। जैसे आप कुछ मत करो, इसी लेक्चर के बाद किसी आम वाले की दुकान पर देखो, आपको 8-10 तरह के आम दिखेंगे। कुछ बिल्कुल हरे होते हैं लेकिन अंदर से पके होते हैं, कुछ बिल्कुल पीले होते हैं लेकिन अंदर से खट्टे होते हैं, किसी के अंदर जो है वो अगर कहा जाए जो गुठली होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, कुछ अंदर से लाल निकलते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये उनकी आनुवांशिक विविधता है। आनुवांशिक रूप से उनके क्या है, पूल अलग है सब मैंगो है, सब मैंगो, यानी स्पीसीज उनकी सबकी क्या हो गई, मैंगो हो गई। लेकिन टेक्निकली कैसे अंतर करें, इसलिए तो नाम अलग अलग पड़ गए कि भैया वो हम लंगड़ा खरीदने जा रहे हैं, चौसा खरीदने जा रहे हैं, यहाँ पर सिंदूरी खरीदने जा रहे हैं। ये आनुवांशिक विविधता से ये जो है वो नाम पड़ा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आनुवांशिक विविधता बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मानी जाती है किसी भी बायोडाइवर्सिटी में। ध्यान समझिए, जात देखो तीनों को मैं समझा देता हूँ। किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई जाति रहती है, किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे भारत में देखें थार मरुस्थल है, ठीक है, पश्चिमी घाट, मैं यहां कुछ लिख दे रहा हूं, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, हिमालय, ठीक है, यहां पर इन जगहों पर और भी आप जो अच्छे लगे वो लिख सकते हो। इन जगहों पर अगर कोई डाइवर्सिटी है कि कोई जीव जंतु वहीं पाया जाएगा, तो ये हो गई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कैसे, क्या मध्य प्रदेश में रेड पांडा पाया जा सकता है? आंसर इज नो। जिस रॉयल बंगाल टाइगर को आप देखते हो, क्या वो जम्मू कश्मीर सिक्किम में मिल सकता है? आंसर इज नो। वहां स्नो लेपर्ड मिलेगा, हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं। मस्क डियर का नाम आपने सुना होगा, मस्क मतलब होता है कस्तूरी मृग, ये हिमालय में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। क्या वो मध्य प्रदेश में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। या हमारे यहाँ कान्हा किसली में आपने देखा होगा कि जो ब्रेडरी बारहसिंगा की प्रजाति पाई जाती है वो हमारे यहाँ। ये हो गई आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज का मतलब एक ही जीव है लेकिन उसकी कई स्पीसीज है, ठीक है, एक ही जीव है उसकी कई जो है वो प्रजातियों की जो है वो अगर कहा जाए वहां पर अलग अलग, वो तो अनुवांशिक भी हो सकता है। और ओवरऑल स्पीसीज को हम दो अलग अलग स्पीसीज में क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बिग कैट होती है, कभी टाइप करिएगा, जितनी भी बिग कैट है ये ध्यान रखिएगा वो जीन पूल से नहीं, वो इनकी स्पीसीज से अलग हो जाती हैं। जैसे चीता, लेपर्ड, लॉयन, ठीक है, टाइगर, ये सब बिग कैट्स में आती हैं। तो इस तरह से हम आसानी से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरह से, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपको आ गया समझ में कि ये किस तरह की डाइवर्सिटी है, अनुवांशिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखें अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो वही है, जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारणों में से कौन सा एक कारण शामिल नहीं है? यानी जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है तेजी से, वो इनमें से किस कारण से जो है लॉस नहीं हो रही है? यहाँ पर मेनली अगर कहा जाए जो बड़े कारण है, आवासीय क्षति और विखंडन, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है वो आवासीय क्षति के कारण हो रहा है। मतलब जहां कुछ खास तरह की प्रजातियां पाई जाती थी, वो प्रजाति धीरे धीरे अगर खत्म हो रही हैं, उनके आवास जो है वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट, अब वेस्टर्न घाट में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, अब लगातार वनों का दोहन होगा तो वेस्टर्न घाट की प्रजातियां क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे दुनिया भर में आप देखें अमेजॉन फॉरेस्ट, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा सभी लोगों को, अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पृथ्वी के अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो वो अमेजॉन फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या लोगों ने उन पेड़ों को काट कर वहां पर उसको जो है वो प्लांटेशन कर से हटाकर एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील कर दिया। तो हमेशा आवासीय क्षति और विखंडन बहुत खतरनाक चीज होती है, यानी पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उससे जो है वो क्षेत्र में कमी आती है। दूसरा, विदेशी जातियों का आक्रमण, ये बिल्कुल सही है। विदेशी जातियों का आक्रमण का मतलब समझो, किसी जगह कोई प्रजाति पाई जाती है, अगर हम उठाकर वहां कोई दूसरी प्रजाति लाकर छोड़ दें तो वो प्रजाति पहली प्रजाति को क्या करेगी, खत्म कर देगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी एक्वेरियम में मछलियां जब पाली जाती हैं तो तय कर लिया जाता है कि किस मछली के साथ कौन सी मछली सरवाइव करेगी, नहीं तो वो एक दूसरे को मार डालेंगी। तो सेम यहां पर है कि जो एलियन स्पीसीज हैं वो अगर ला के छोड़ दी जाए, सबसे ज्यादा ये होता है नदियों में। नदियों में बाय मिस्टेक किसी एक नदी की मछली दूसरे में पहुंच जाए तो वहां की प्रजातियों के लिए
जो है घातक सिद्ध जो है वो हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये यहाँ जैसे एक मछली का नाम है जिसको अपन बोलते थे गैरीपाइनस। गैरीपाइनस जब यहाँ आई, ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश की प्रजाति है, अब यहाँ आ गई इंडिया। अब साहब ये यहाँ भी आ गई और वो वहां भी कई दूसरी नदियों में पहुंच गई। तो वहां की जो छोटी और दूसरी मछलियां आती उनको क्या कर दिया उसने, मतलब खत्म कर दिया। तीसरा जो है वो अगर कहा जाए सह विलुप्तता सबसे इंपॉर्टेंट है। यार दो जीव अगर एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, एक खत्म होगा तो दूसरा खत्म हो ही जाएगा ना भैया। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो सह विलुप्तता का मतलब समझो, जैसे आपको मालूम होगा कि कवक, ध्यान रखिएगा, कवक जिनको हम आम भाषा में फंजाई बोलते हैं, और शैवाल जिनको हम आम भाषा में एल्गी बोलते हैं, दोनों के साथ सह संबंध में कौन रहता है, ध्यान रखो, अगर उसको अपन बोलते हैं लाइकेन। सुने होगा, लाइकेन पेड़ों पे भी लग जाते हैं, छोटे छोटे कवक जैसे ही दिखते हैं लेकिन थोड़े अलग होते हैं, स्पंची होते हैं लाइकेन। और लाइकेन आपको मालूम है सबसे खतरनाक शैवाल और लाइकेन ही है जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को जल्दी पकड़ते हैं। तो वो जो लाइकेन है वो निर्भर हैं अगर कहा जाए किसके ऊपर, कवक के ऊपर और दूसरा शैवाल के ऊपर। अगर मान के चलिए कवक खत्म होंगी तो निश्चित रूप से लाइकेन खत्म होगा, अगर शैवाल खत्म होगी तो निश्चित रूप से लाइकेन खत्म होगा। इसको बोलते हैं सह विलुप्तता। सह विलुप्तता का क्या मतलब हो गया कि अगर एक प्रजाति लुप्त हो जाए तो उसके ऊपर निर्भर कोई दूसरी प्रजाति भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। जैसे मान के चलो फूलों की प्रजाति लुप्त हो जाए तो मधुमक्खियां बचेंगी क्या, वो कहां से पराग कलेक्ट करेंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं सह विलुप्तता। अवैध शिकार है लेकिन अवैध शिकार जैव विविधता को पूरी तरीके से नहीं खत्म करता, ये ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पर उसकी जगह जो वर्ड आता है वो होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। चौथा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ओवर, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी एक मिनट, यहाँ ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अवैध शिकार को हम हटा दें, ये नहीं होता। इसकी जगह मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अति दोहन। यार हर चीज की देने की एक क्षमता है हमको, अगर हम उससे ज्यादा अगर उसको लेंगे तो निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएगी। नदियों में मछलियों की एक तादाद है, उनके प्रजनन का एक दर है, उससे ज्यादा अगर हम उनको उपयोग में लाएंगे, उनसे ज्यादा उनका शिकार करेंगे, यहाँ पर अगर कहा जाए तो वो खत्म हो जाएंगी। यानी अवैध शिकार नहीं होता, अवैध शिकार की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अति दोहन। तो इंसान इस समय ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण देखो ब्लू व्हेल खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, शार्क खत्म होने की कगार पर है। आपको मालूम नहीं होगा शायद, शार्क के जो फिन होते हैं ना, पीछे वाले जो हिस्से होते हैं, उसको काट कर दुनिया भर में भेजा जाता है, सूप बनता है उसका, इलीगल है वो। इतना रिपोर्ट्स आती हैं, कभी आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगी इसके ऊपर। तो ये एक प्रकार से ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब याद रहेगा, यानी आवासीय क्षति मैंने बता दिया, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट लगातार खत्म हो रहे हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक जाति को दूसरी जाति से जो है वो खतरा जो है वो हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गैरी पाइसन जो फिश है, वो आप हमेशा जो है वो लिख सकते हो यहाँ पर। या हिंदुस्तान में एक खतरनाक चीज का नाम याद रखो, गाजर घास, ठीक है, जिसको पार्थेनियम कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक, इस क्लास में हर एक ने सुनी होगी और उनके पापा ने तो सुना ही होगा अगर खेती करते होंगे। अरे साहब पूरा खेतों को मतलब हमारे यहाँ की जमीनों को जो है वो बर्बाद कर दिया, बाकी प्रजातियों को खा गई है, नष्ट कर गई। ठीक है, ये ध्यान रखिए ना, पार्थेनियम बोलते हैं, पार्थेनियम मतलब जिसको आप गाजर घास बोलते हैं, छोटे छोटे सफेद से फूल नहीं होते उसमें, गाजर घास के, उसमें खा गई। तो वो विदेशी जातियों का आक्रमण, हमारे यहाँ की थोड़ी थी। गाजर घास कहाँ से, अमेरिका से। जब अमेरिका ने PL 480 स्कीम से हमें रेड ग्रेन देना शुरू किया तो उसके साथ इसके सीड इंडिया आ गए। तो ये सीड जब इंडिया आ गए तो ये नुकसान पहुंचाने लगे। सेम कभी पढ़िए इसको, एक स्टोरी पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। कलकत्ता में जो जलकुंभी है उसको तालाबों की सजावट के लिए लाया गया कि तालाब सुंदर दिखे, क्योंकि उसके फूल ब्लू होते थे। और आज इस क्लास में हर बच्चा ये जानता है कि जलकुंभी पानी के या तालाबों के प्रदूषण का सबसे खतरनाक कारण, पूरे पानी तालाब को जो है वो यूट्रिफिकेशन से बर्बाद कर दिया जलकुंभी ने। तो बहुत हेल्दी है, आपको मुझे लगता है कि समझ पड़ गया होगा कि क्या कहना चाहिए। अफ्रीका से मध्य प्रदेश में चीतों को लाए जाने के कार्यक्रम किस तरह के जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है, इन सीटू, एक्स सीटू, बायो कंजर्वेशन और नेशनल पार्क कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन यहाँ पर। तो आंसर जो है वो है एक्स सीटू। अब पहले तो समझ लो ये इन सीटू एक्स सीटू होता क्या। मान के चलो कोई ये जैसे कोई एक जंगल है, ये ना, इसको अपन ने थोड़ी देर के लिए ये जंगल मान लिया। इस जंगल में कोई प्रजाति पाई जाती है, अगर हम यहीं इसके संरक्षण के लिए प्रक्रिया अपनाएं,
जैसे यहाँ हम क्या करें, उसके लिए जैव, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र बना ले, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित आप पूरा लिख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व बना लें, ठीक है, या उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दें। तो इस तरह का संरक्षण कहलाता है इन सीटू, ठीक है, कंजर्वेशन, यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को या प्रजातियों को हम कहीं और ले जाकर संरक्षित ना करें, वहीं उनके संरक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू करें, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, है ना, ये आपके प्रोजेक्ट एलिगेटर, एलिगेटर मतलब घड़ियाल, ये सब जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इन सीटू कंजर्वेशन का मुझे लगता है कि दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, एक है आपके सिलेबस में है, इसमें मेंस में फॉरेस्ट में ध्यान रखिएगा, और यूपीएससी में भी आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सबसे अच्छा, एंड सेकंड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबको मालूम है, मैंने इससे पहले वाली सीरीज में बताया कि भारत में कितने सारे जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व ये सब जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे इन सीटू, ठीक है, कंजर्वेशन। दूसरा मान के चलो, अब कोई प्रजाति है साहब, हमको दिख रहा है यार यहाँ ये प्रजाति सफर नहीं कर पा रही, मतलब कोई ऐसी कारण है कि वहां वो उसके बच्चे जीवित नहीं रह रहे हैं, या अगर कोई पक्षी वो एग दे रहा तो वो एग वहां पर जो है वो उनसे बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या उसकी प्रजनन क्षमताएं खत्म हो गई, वो प्रजनन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह ले जाकर किसी जू में, जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, नेशनल पार्क में पहुंचाते हैं, और वहां जाकर उसका क्या करते हैं, संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना, ये याद रखिएगा, एक्स मतलब बाहर, बाहर ले जाकर करा तो एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जब अर्थ समिट हुआ, तो उसमें एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी कन्वेंशन हुआ था, वो एक आगे टॉपिक भी है, अभी उसमें बताऊंगा। उसमें ये कहा गया था कि यार कोई अगर प्रजाति यहाँ सर्वाइव नहीं कर रही, दूसरी जगह के ले जाके करो। जैसे मान के चलिए, इसको ऐसे समझें कि कोई प्रजाति है वो प्रजनन दर खत्म हो गई, तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करें, आईवीएफ तकनीक का, उससे उसके जो है वो अगर कहा जाए एग पिक करें, फर्टिलाइज करें, उसको कहीं लैब में जो है वो ग्रो कराएं, ये सब जो है इस तरह का संरक्षण होगा, ये एक्स सीटू। तो वहां से चीतों को यहाँ लाकर यहाँ पर उनको बेहतर आवाज देना या उनकी संख्या को बढ़ाना, ये अपने आप में एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ये आप याद रखिएगा, इन सीटू एक्स सीटू, और कैसे आएगा ये भी मैंने बता दिया। इन सीटू हमेशा आपको दो हिस्सों में याद रखना है, फर्स्ट इज हॉट स्पॉट, ठीक है, और सेकंड इज बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, ये बहुत बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। फिर बाकी ये तो एक्चुअली होता नहीं है, वो तो चूंकि क्वेश्चन में आप 4 ऑप्शन देना रहते हैं, तो कैसे बनाए, तो हमेशा ये एक्स सी टू हो गया, ये वाला आंसर हो गया, और एक्स सी टू इन सी टू मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया कि क्या एक्स सी टू होगा और क्या इन सी टू होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको डाउट होना चाहिए। इसलिए देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा कि ये मेरे जितने भी वीडियो हैं, इनको एमसीक्यू मत समझिए, इनको आप डिस्क्रिप्टिव समझिए कि मैं आपको विस्तार में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं अपने बच्चों को मैक्सिमम चीजें दे दूं जिससे कि उसका एग्जाम पकड़ में आ जाए। या चलो मैं तो ये कहता हूं कि मेरा सीधा क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन उसके दिमाग में ये खाका जरूर है कि यार सर ने एक्स सी टू बताया था, इन सी टू बताया था, मुझे ये तो है कि मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन है ना। तो बस इस पे ही चलना है अपने को, इसलिए पूरा देखा करो अच्छे से, ठीक है। और कमेंट्स भी कर दिया करो, लिखा करो, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके, मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह मैं यही सोच रहा था आपके कमेंट्स को देखकर कि वास्तव में मैं सही दिशा में आपके लिए प्रयासरत हूँ, और मेरा सपना है आज, मतलब सच्चाई से बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे एफर्ट से निकले, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे बच्चों के लिए ही अच्छे पद हैं, और आप प्रयासरत हो। सभी लोग जो सुन रहे हैं वो तो स्वाभाविक सी बात है कि एफर्ट्स लगा ही रहे हैं अपने। चलिए, अगला है, भारत में पाई जाने वाली संकटापन्न प्रजातियों के बारे में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं, है ना। फर्स्ट इज नीलगिरी तहार, देखा होगा, ये एक बकरी की प्रजाति है, वेस्टर्न घाट की पहचान है, और तमिलनाडु का तो राज्य पशु है, तो ये तो सही है। यहाँ पर लाल पांडा ईस्टर्न हिमालय की पहचान, सिक्किम और उसके आसपास लाल पांडा बहुत पाया जाता है, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो गया ये तो अब पूरी तरीके से अगर कहा जाए। तीसरा है डुगोंग, इसको बोलते हैं सी काऊ, ठीक है, समुद्री गाय, ये मैमल है, ध्यान रखिएगा ना, ये मैमल होता है यानी स्तनधारी, ये गंगा नदी में नहीं पाई जाती। डुगोंग पाई जाती है आपके कहां पर, अंडमान में। मेन बसाहट कहां है इसकी, अंडमान निकोबार। इसके अलावा ये अरब सी के कुछ हिस्सों में भी मिलेगी आपको, अरब सागर में, ठीक है, वहां पर पाई जाएगी। तो डुगोंग जो है वो यहाँ पर। और फ्लाइंग स्क्वायरल,
उड़ती हुई गिलहरी वेस्टर्न घाट की तो पहचान है, बड़ी गिलहरी होती है, ये वाली मैं समझना कि अपने यहाँ जो पाई जाती है वैसी गिलहरी होती है, वहां पर पाई जाती है। दक्षिण में हल्की लाइट येलिश कलर की होती है। देखो एक और चीज आपको बताऊं मैं, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ देखते हैं आपको लगता है कि ये कैसी होती होगी, तो बिना देर किए इंटरनेट के ऊपर उसका फोटो जरूर देख लो, तो वो लंबे समय तक के लिए क्या हो गया, विजुलाइज हो गया दिमाग के अंदर और स्टोर हो गया। तो आंसर हो गया डुगोंग, बाकी तीन तो जो है वो सही थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। चलिए अगले की ओर जो है वो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला है पर्यावरण एवं जलवायु प्रोटोकॉल से संबंधित कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं। प्रोटोकॉल और क्षेत्र। बॉन कन्वेंशन, बॉन जर्मनी में जर्मनी में पड़ता है, माइग्रेंट्री स्पीसीज या प्रवासी प्रजातियों के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी माइग्रेंट्री स्पीसीज हैं उनके संरक्षण के लिए बॉन कन्वेंशन ही जो है वो लाया गया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1979 का है ना, मैं यहाँ लिख भी दूं आपके लिए कि कब आया था, 1979। दूसरा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा प्रोटोकॉल में दो प्रश्न आते हैं, मैं दोनों तो नहीं लिख सकता, एक एक है कि प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर कब हुआ, दूसरा है उसको लागू कब किया गया। तो ये जो मैं डेट लिख रहा हूं ये सिग्नेचर की लिख रहा हूं, लागू उसके बाद होगा कभी ना कभी। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लेशन, O3 जो क्षरण हो रहा उसके लिए आया 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में। जैसे अब यही ले लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था 1989 में, आया था कब, 1987 में। तो ये भी एक जो है वो अगर कहा जाए कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा जो है वो है बेसल कन्वेंशन, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसल कन्वेंशन जो था 1989, ये बिल्कुल सही है। 1989 में जब बेसल कन्वेंशन आया तो उसने ये कहा कि यार जो भी हम लोग खतरनाक चीजें इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसको अपन हैजर्ड मटेरियल कहते हैं, उन सबको आप डिस्पोज करोगे ना, तो कैसे डिस्पोज करोगे, कोई तरीके तो होना चाहिए, ऐसा कहीं भी तो नहीं फेंक दोगे। जैसे आज आप देखो खतरनाक अवशिष्ट क्या होते हैं, जो आप बैटरी इस्तेमाल करते हो ना, वो भी खतरनाक अवशिष्ट में आते हैं, उसमें एक बना रहता है एक निशान कट का, कि आप कहीं भी उसको डंप ना कर दें। तो ये खतरनाक जो फोटो बनाई है कहाँ से आया, ये बेसल कन्वेंशन से आया है ना। ध्यान रखना, एक और आपको सबको बता दूं भैया, बेसल नॉर्म नहीं है ये, वो बैंकिंग के हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। नहीं तुम सोचोगे यार हमने तो बेसल जो है वो बैंक में भी पढ़ा है, वो नॉर्म है, मापदंड। ये कन्वेंशन है यानी समझौता। ठीक है, तो ये बेसल कन्वेंशन यानी जितने भी खतरनाक अवशिष्ट हैं उसका निस्तारण हम कैसे करेंगे, कहाँ उनको डंप करेंगे, क्या तरीका उसके लिए जो है वो अपनाएंगे, उसके लिए ये समिट जो है वो मतलब किया गया था 1989 में। और इसको कब लागू कर दिया गया था, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, 1992 में ये लागू हो गया था। इस तरफ वाली डेट जो है वो अगर कहा जाए ये लागू होने से संबंधित है, उस तरफ वाली जो डेट मैंने बताई वो बनाने की, इसमें भी लिख दूं नहीं तो भूल जाओगे। 1983 में इसको लागू कर दिया गया था, बॉन कन्वेंशन को। तो जितनी भी माइग्रेंट्री स्पीसीज होती थी, जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा ना, विंटर्स में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, भरतपुर घाना, केवला देव सेंचुरी तो बहुत ही फेमस है। हमारे भोपाल का वन विहार में बहुत सारे माइग्रेंट्री बर्ड आए, इस बार तो बेचारे बहुत लंबे समय तक रुक गए। ठीक है, गुजरात में आप देखो फ्लैमिंगो पक्षी आते हैं। तो ये सब जो है वो इससे जो है वो जुड़े हुए हैं। फिर अगला है रोटरडम कन्वेंशन, ग्रीन हाउस, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रोटरडम कन्वेंशन जो था वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए नहीं था। ग्रीन हाउस के लिए तो क्या था आपको मालूम है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ग्रीन हाउस के लिए क्या था, वो था क्योटो। क्योटो है ना, ये ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस के लिए क्योटो। रोटरडम कन्वेंशन वही खतरनाक अवशिष्टों के लिए था। अब आप कहोगे कि खतरनाक अवशिष्ट के लिए दो दो कैसे हो गए, तो रोटरडम कन्वेंशन जो था उसमें उन्होंने ये बात करी कि यार जो भी हम हैजर्ड केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह ट्रेड करेंगे, उस ट्रेड के लिए क्या प्रक्रिया होगी, है ना, जितने भी यानी खतरनाक अवशिष्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इन सब के, यहाँ जैसे मैं रोटरडम कन्वेंशन का यहाँ लिख देता हूँ, जितने भी यहाँ पर हैजर्ड्स केमिकल्स हैं ना, यहाँ पर मैंने केमिकल्स के लिए इतना लिख दिया, एंड ऑल जो है अगर कहा जाए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड तो सब खतरनाक ही होते हैं, कीटनाशक हिंदी में, इन सब का आप अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करोगे तो कैसे करोगे, कुछ नियम तो होना चाहिए। तो ये जो है आया था रोटरडम कन्वेंशन 1998 में, और ये लागू हुआ था 2004 में। बड़ी किस्मत हमारी खराब थी यार, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, आपको मालूम होगा, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, दुनिया की दो ही सबसे खराब गैस हैं, फर्स्ट इज फास्जीन, ठीक है, एंड सेकंड इज MIC। पता नहीं हमारी सरकार ने कैसे MIC का पेस्टिसाइड का प्लांट, यहाँ जो सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनता था उसमें, वो प्लांट लगाने को परमिट कर दिया। शायद रोटरडम कन्वेंशन भगवान करे पहले आ जाता तो इतना सफर नहीं करते हमारे लिए, यहाँ के लिए। ओवरऑल आज है हमारे पास इंटरनेशनल केमिकल ट्रेड वगैरह के लिए नियम इसमें है।
तो रोटरडम कन्वेंशन है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो 4 तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। बॉन कन्वेंशन, इसमें याद रखिए बॉन की तरह, सुन लीजिएगा ध्यान से ना एग्जाम के लिए, बॉन की तरह अगर वियना कन्वेंशन आ जाए, वियना कन्वेंशन वो भी ओजोन के लिए है, ठीक है। कोई पूछेगा कि भाई वियना कन्वेंशन का संबंध किससे, वो भी ओजोन के लिए। नागोया प्रोटोकॉल आ जाए वो बायोडाइवर्सिटी से, कोई पूछेगा भाई नागोया प्रोटोकॉल का जो है वो संबंध किससे, तो जैव विविधता के संरक्षण से जो है वो नागोया प्रोटोकॉल का जो है वो संबंध है। मिनीमाटा आ जाए, मिनीमाटा तो सुना ही होगा, तो वो जो मरकरी के कारण जो बीमारियां होती है उसमें मिनीमाटा। तो इतने तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। दोनों बातें याद रखना, ये सिग्नेचर है, ये कम इनटू फोर्स है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ये वाली जो डेट है, नहीं तो तुम पता है कॉपी में गलत लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं केम इनटू फोर्स, ठीक है, यानी लागू होना, ये लागू हो गया। तो ये एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन हो सकता है, मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले की ओर बढ़ जाते हैं, देखें अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला कहता है विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो चूंकि ये अभी हुआ है, करंट अफेयर्स का है, इसलिए मैंने इसको लिया, नहीं तो मैं लेता नहीं, ठीक है। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, तो आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू जाफराबाद नाम की जगह है न्यू दिल्ली में, और वहां पर जो है वो इसको शुरू किया गया है। और इसमें कई ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल है। तो वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक अच्छा, मतलब अगर कहा जाए इसको आप प्रयास जो है वो बोल सकते हो, अच्छा प्रयास है ना। और ये ध्यान रखिएगा ये पूरी तरीके से अभी मार्च, ये भी मैं बता दूं, मार्च 2022 में ही ये पूरी तरीके से एक्टिव हुआ पार्क। इसलिए करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस में है वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन। इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह वाले के लिए, क्योंकि आज के टॉपिक में तो मैं ज्यादा कवर कर ही नहीं पाया इसको, वेस्ट मैनेजमेंट को, है ना, वो संभव नहीं हो पाता एग्जैक्टली एक वीडियो में सब कुछ कवर करना। अगला है 2021-22 में आए चक्रवातों के बारे में सही सम्मिलित नहीं। अब आप कहोगे ये क्यों ले लिया, ये इसलिए ले लिया साहब, आपको सिलेबस में उन्होंने साइक्लोन दिया है। तो साइक्लोन दिया है तो सबसे पहले तो वो यही पूछेगा कि अभी साइक्लोन जो है वो कौन सा साइक्लोन जो है वो कहाँ आया। तो आंसर जैसे दिख रहा है, जैस्मीन, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बिल्कुल सही है। असानी, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये भी सही है। ये दोनों आए हैं 2022 में, ठीक है। अगला है गुलाब, तमिलनाडु, केरल, ये गलत है, ठीक है। यानी ये गुलाब जो है वो तमिलनाडु, गुलाब जो साइक्लोन था वो आंध्र प्रदेश में आया था और छत्तीसगढ़। कोई पूछेगा कि गुलाब जो है पिछले साल आया था ना, ये कब आया था, सितंबर 2021 में, यहाँ पर सितंबर 2021 में। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ था, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एपी लिख दिया, सीजी यानी छत्तीसगढ़, ये दो में। और थोड़ा बहुत प्रभाव इसका महाराष्ट्र और उड़ीसा, तेलंगाना में भी था। और अच्छा खासा जो है वो इससे जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा था। ये आप जो है वो याद रखिएगा। अगला जो है वो ताउते, तो आपको मालूम है कि 2021 में जो पहला चर्चित जो है वो अगर कहा जाए कि साइक्लोन आया था, वो यही आया था। और ये साइक्लोन की खासियत ये थी, ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए सबसे पहला जो है वो हेल्दी क्वेश्चन आपको हो सकता है। ये पहला ऐसा साइक्लोन था जो जिसका मतलब गुजरात और अरब सागर से जब ये आगे की ओर बढ़ा तो इसका प्रभाव मध्य प्रदेश पे भी पड़ा, मध्य प्रदेश पर भी पड़ा। तो इस तरफ की बेल्ट के, यानी गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है, केरला है, इन राज्यों में ये अच्छा खासा इसने जो है वो अगर कहा जाए कि अपना जो है वो प्रभाव दिखाया था। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ताउते कहाँ आया था, तो आप ये कह सकते हो कि ताउते नाम का तूफान जो है वो मई, ये लिख लो एमपी के लिए तो काम का है, मई 2021 में आया था। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश पर भी रहा। जैसे इंडिया को अगर देखें तो ये वाली बेल्ट के ऊपर इसका पूरा प्रभाव था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो सही है, गुलाब जो है वो गलत है। अगले की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। ये क्यों लिया मैंने, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्योंकि डेमोग्राफी आपके इस चैप्टर में डली हुई है, ठीक है। जनांकिकी से संबंधित जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन टॉपिक है आप, इसीलिए मैंने लिया इसको। तो आंसर सभी को वैसे पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है 2014-15 के, एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं मुझे। आंसर है नागालैंड, है ना। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, 4 राज्य हैं, लेकिन नागालैंड ही भारत का एक ऐसा राज्य है जहां नेगेटिव
जो है वो अगर कहा जाए डिकेडल ग्रोथ रेट देखिएगा। नेगेटिव का मतलब है कि 2000, ऐसे समझो 2001 में अगर मान के चलिए 100 लोग थे तो 2011 में 99 हो जाए। ठीक है, ये होती है नेगेटिव ग्रोथ रेट। और भारत के इतिहास में अगर हम थोड़ी देर के लिए नागालैंड को छोड़ तो 1921 की जो सेंसस है 1921 की, वो आपको मालूम ही होगा, वो अपनी नेगेटिव ग्रोथ रेट के कारण ही उसको ग्रेट डिवाइडेड ईयर, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्योंकि भारत की जो सेंसस का इतिहास है, हमारे यहाँ सेंसस तो 1872 से हो रही है, लेकिन सिस्टमेटिक सेंसस जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1881 में। उससे लेकर अभी 2011 तक की सेंसस में केवल एकमात्र बार 1921 की जनगणना में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई थी। तो आंसर तो नागालैंड हो गया, ये आपको बन भी गया होगा। अगला जो है वो है सेनोन इंडेक्स का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट पॉल्यूशन या वेस्ट मैनेजमेंट। तो आंसर है बायोडाइवर्सिटी। हमेशा याद रखिएगा, इतना डाइवर्सिटी इंडेक्स का सबसे फेमस इंडेक्स है सेनोन इंडेक्स। इसको सेनोन वाइनर इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दो लोगों के नाम पर है, एक का नाम है सेनोन और एक का नाम है वाइनर। तो इसको अपन यहां नाम भी लिख देते हैं, वाइनर इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको सेनोन इंडेक्स भी बोलते हैं। ये इंडेक्स बताता है कि किसी जगह डाइवर्सिटी यानी विविधता, ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी है, ओवरऑल जो विविधता है वहां पर जीव जंतुओं की, वो कैसे, और इसको एक फार्मूले से जो है वो निकाला जाता है। ये बहुत बहुत अगर कहा जाए डाइवर्सिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछेगा कि भाई जो डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो किसके नाम पर है, तो दो विज्ञान मतलब इसमें जो है वो आप वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, दोनों के नाम आप बता भी दीजिएगा। तो ये आ भी सकता है, हो सकता है कि, और इसका फार्मूला पढ़ लीजिएगा और इंटरनेट पे ढूंढ के, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल में तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन बन सकती है। अगला है फाउंडर इफेक्ट का संबंध निम्न में से किस एक के साथ है? बहुत हेल्दी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित मुद्दे हैं उसमें। संस्थापक प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट का संबंध निम्न में से किसके साथ है? लॉस ऑफ जेनेटिक वैरायटी वेरिएशंस, एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी। हिंदी में बोले तो जो अनुवांशिक विविधता है उसका पतन होना, संकटग्रस्त प्रजातियां, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, और पारिस्थितिकी तंत्र। तो आंसर जो है वो है लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब आप कहोगे ये है क्या चीज आखिर? अगर कहा जाए संस्थापक प्रभाव, तो ध्यान से समझो। जैसे मान के चलिए कोई एक जगह है, यहाँ ये कुछ लोग जो है वो रह रहे हैं, अलग अलग लोग, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, जैसे हम लोग हैं ना, आप में और हम में, जैसे इस क्लास में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। कोई लंबा होगा, कोई, किसी की हाइट कम होगी, किसी का रंग बहुत फेयर होगा, किसी का रंग बहुत ज्यादा फेयर नहीं होगा, किसके हेयर कर्ली होंगे, किसी की आंखें जो है नीली होंगी। ये हमारी सब जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, ये जो हमको हमारे माता पिता से मिली। अब मान के चलो किसी स्थान पर, ध्यान समझना, किसी स्थान पर अगली जनरेशन तक जाने के लिए कोई एक ही चीज जो है वो आगे बढ़ जाए। कैसे? मान के चलो भूकंप आ गया। अब भूकंप में किसी जगह की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद वहां से जो है लोग आगे जा नहीं पाए, तो वो डाइवर्सिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो जो फाउंडर थे वही खत्म हो गए, तो अगले स्टेज पर जो है वो अगर कहा जाए कि डाइवर्सिटी नहीं बनेगी। तो हमेशा ये कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि संस्थापक प्रभाव ये कहता है कि भाई कोई एक आबादी अगर आगे जाके एक नई कॉलोनी बनाती है, अपनी डाइवर्सिटी को लेकर जाती है, तो अगर ध्यान समझना जो लाइन बोल रहा, अगर अलग अलग डाइवर्सिटी वाली कॉलोनियां अगर जाएंगी तो ये डाइवर्सिटी बनी रहेगी, लेकिन कोई एक ही जाएगा उसमें से आगे, तो ये डाइवर्सिटी क्या होती चली जाएगी? धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट यानी अगर किसी जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता में कमी आ जाए, ठीक है, यानी जो जेनेटिक उसकी अगर कहा जाए कि जो वेरिएशन है उसमें कमी आ जाए, तो उसे हम आम भाषा में फाउंडर डाइवर्सिटी में लॉस ऑफ जेनेटिक जो है वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसका असर होता है बीमारी के कारण, ठीक है, या जो क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स होती हैं उनके कारण।
जैसे ऐसे समझ लो, इसको खत्म करते समय किसी जगह 4 तरह के मानव की प्रजाति है और कोई नरसंहार में उसमें से एक खत्म हुई और 3 में से कोई एक आगे वहां उस जगह को छोड़कर कहीं चलेगी, तो वो जो एक चली गई वो अब उस डाइवर्सिटी तो आगे लेके, लेकिन बाकी डाइवर्सिटी क्या हो गई, वहां से खत्म हो गई। तो इसको बोलते हैं फाउंडर डाइवर्सिटी। कि फाउंडर डाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होगी तो वहां पे लॉसेस होते चले जाएंगे वहां की प्रजातियों के। बस जो लॉसेस होते चले जाएंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगला है, हर वर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस 2022 की थीम क्या है। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। अब ये क्यों आ सकता है ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय संकटग्रस्त यानी राष्ट्रीय जो लुप्त प्राय जातियां होती हैं जिसको अपन बोलते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, ये फिक्स नहीं होता कि किस दिन मनेगा, मई के तीसरे शुक्रवार मनेगा। इस बार और पिछली बार दोनों बार 20 मई को आया। ठीक है, इस बार भी 20 मई को आया, पिछली बार भी 20 मई को आया। अगले वाले फॉरेस्ट में भगवान ही जाने जब मई में, जब तक आपका नेक्स्ट भी हो जाएगा, ठीक है, कब आएगा। तो चूंकि तीसरे शुक्रवार को पड़ता, देख लेना जहां पर, तो ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि भाई जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वो नष्ट हो रही है, उनको कैसे बचाएं। तो 2022 की जो थीम है वो यही है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। ये इसका थीम है, ये राइट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कोई पूछेगा कि क्या यही थीम है, बिल्कुल यस, यही के यही जो है वो इसकी जो है वो थीम। रही बात केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ, ये ध्यान रखिएगा। तो ओनली वन अर्थ जो है वो एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है 2022 की। और इसमें याद रखना, बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये जो ओनली वन अर्थ का कंसेप्ट है ना, ये अभी की थीम ही नहीं है। ओनली वन अर्थ पहली बार ये थीम इस्तेमाल की गई थी। बहुत हेल्दी क्वेश्चन है जिनको ना मालूम हो। 1974 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट 1974 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1974 में जब फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ तो ओनली वन अर्थ नाम की थीम से सेलिब्रेट हुआ। और जब वो सेलिब्रेट किया गया तो अभी वर्ल्ड मतलब आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त यूएनईपी, ये भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए एनवायरनमेंट के लिए। यूएनईपी को कितने साल हो गए हैं अभी, 50 साल, है ना, ये ध्यान रखिएगा, 50 ईयर, 1972 टू 2022। इसीलिए चूंकि यूएनईपी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए वही मुद्दा, वही विचार, वही अवधारणा रिवाइज करना जरूरी है। ओनली वन अर्थ, इसका मतलब है यार हमारे पास एक ही पृथ्वी है, चंद्रमा पर और मंगल पर वो कहानी किस्से में अच्छा लगता है कि वहां जाके रह लेंगे हम लोग। तो हमें इसे बचाना है और इसे बचाने के लिए हमें डू एंड डाई वाले प्रयास जो है वो करना पड़ेंगे। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हमें अपने ऊपर भी कुछ इनिशिएटिव तो लेने पड़ेंगे ना, मतलब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर। तो ओनली वन अर्थ तो जो है वो किसका हो गया, ये जो है वो एनवायरमेंट डे की थीम हो गई। पृथ्वी पर सभी जीवों को बनाए रखना, ये 2020 की थीम थी इसी की। ठीक है, राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति दिवस। और वाइल्ड लाइफ विदाउट बॉर्डर, ये जो है वो 2021 की थीम थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो 2021, 2020 और ये 2022, ये आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी थीम वाला शायद पूछ लिया जाए और लिंक कर लिया जाए तो आपको शायद किस्मत से आ जाए और ये फंस जाए। और ना भी आए तो ये क्वेश्चन तो मुझे मालूम है कि आने वाले 1-2 साल में खूब पूछा जाएगा। यूएनईपी कब आया, 72, कितने साल हो गए, 50 साल। ओनली वन अर्थ नाम से पहला एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट हुआ, 1974। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1970। सबसे ज्यादा बच्चे गलत क्या करते हैं, ध्यान समझो। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, पर्यावरण के लिए पहला सम्मेलन था 1972 में हुआ। इस सम्मेलन में क्योंकि ये 5 जून से शुरू हुआ था, तो इस सम्मेलन से एनवायरनमेंट डे शुरू नहीं हुआ। बाद में 1974 में पहला एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट, और फिर उसके बाद जो है वो इसी में एक प्रोग्राम शुरू किया गया यूएनईपी। उस प्रोग्राम को 50 साल। इतनी चीजें लिंक कर लोगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन हेल्दी तैयार हो सकता है। और ये यूपीएससी में भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट ईयर आपको यूपीएससी के पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो फंस गए हैं या आ गए। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है, जैव विविधता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, ईयर।
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 ये पहला प्रोटोकॉल था, ये बिल्कुल सही है। इसी पर हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास किया था, इसी के सिद्धांतों पर, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आप राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम पढ़ेंगे 2002 का, सिलेबस में है आपके, यूनिट 3 इससे पहले वाले वीडियो में है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा उसमें लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कार्टेजन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्टेजन प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी के लिए जो है वो 2000 में आया, ये भी बिल्कुल सही है। नागोया प्रोटोकॉल 2015, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में। और लागू कब हुआ नागोया प्रोटोकॉल? 2014 में। और नागोया प्रोटोकॉल था एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जैक्टली सीबीडी का ही हिस्सा था। अब जो बच्चों को सीबीडी नहीं मालूम हो वो समझ, जो जैव विविधता होती है ना दुनिया में, प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बकायदा कन्वेंशन प्रक्रिया है, जिसको अपन बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसे सामान्य भाषा में हम लोग सीबीडी के नाम से जो है वो जानते हैं। और चौथा जो है वो है कुमिंग बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, रट लेना, अभी चीन में हुई थी, रट लेना। प्रॉमिस है कि अगर कोई समझदार पेपर बनाने वाला होगा तो देगा ही देगा कुमिंग के बारे में, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो आंसर क्या गलत हो गया? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अब तक का जो है वो क्या है? पहला प्रयास है 1992। दूसरा कार्टेजन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है, ये भी एक अच्छा जो है वो अपन प्रयास जो है वो मान सकते हैं कि हाँ साहब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये प्रयास है। इसमें भी मैं लिख दूं, ये कब लागू हुआ था? 2003 में। और चूंकि ये तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी तो कोई बात ही नहीं लागू की, और कुमिंग अभी 2022। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये यहाँ भी आ सकता है, मतलब इस वाली यूनिट में, और जो आपको वहां पर नॉन टेक वाला जो पोर्शन है उसमें भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये इतने प्रोटोकॉल तो ऑलमोस्ट जो है वो 7, 8, 9 मैंने तो बता ही दी। इसके पहले वाले पेपर में भी मैंने किगाली बताया था, किगाली एग्रीमेंट 2016 लागू किया गया 2019 में, और वो ओजोन और एचएफसी के बारे में था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, वो भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये चारों आप याद रखिएगा। अगले की ओर बढ़ जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। अगला जो है वो है 2010, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वर्ष 2010 इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर था, बिल्कुल सही। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही। 2022 में जैव विविधता दिवस की थीम बाइंडिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये भी बिल्कुल सही। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट में 10 टारगेट शामिल किए गए हैं, ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ये 3 तो सही है। आईची जो जैव विविधता के टारगेट है उसमें टोटल टारगेट है 20। और ये क्यों आ सकता है? क्योंकि ये 20 टारगेट जो है वो भारत सरकार भी अपनाती है। इन 20 टारगेट को 5 गोल्स में डिवाइड कर दिया गया। टोटल 20, एक सेकंड, टोटल टारगेट कितने हैं? 20। इन, यहां पर लिख देता हूं, टारगेट हो गए 20 टारगेट्स को उन्होंने कितने गोल्स में डिवाइड कर दिया? स्ट्रेटेजिक गोल, यहां पर लिख देता हूं, स्ट्रेटेजिक गोल। गोल कितने? 5, यानी ए, बी, सी, डी और ई। ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि कितने स्ट्रेटेजिक गोल हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 5 स्ट्रेटेजिक गोल हैं। पहले वाले में 4 टारगेट है। दूसरा वाला जो गोल है उसमें सबसे ज्यादा 10 नंबर के टारगेट तक आते हैं। तीसरा वाला जो यानी स्ट्रेटेजिक गोल जो है सी है, उसमें 13 नंबर के टारगेट आएंगे। फिर उसके बाद वाले में जो है वो 14, 15, 16 आ जाएंगे, और उसके बाद वाले में फिर 17, 18, 19, 20 है। इस तरह से जो है वो 5 है। जो मैंने बोला है वो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कोई पूछेगा कि भाई जो आईची, एक तो ये एक प्रश्न यही हो गया कि आईची डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से, आईची का, है ना। दूसरा आपसे पूछेगा कि कितने टारगेट रखे गए हैं, तो आपने क्या रख दिया कि 5 टारगेट जो है वो 20 टारगेट रखे हैं। उनको कितने गोल में डिवाइड किया गया है? 5। तो पहले वाले में जो है वो कितने टारगेट आ जाएंगे? पहले गोल के अंदर 4, ठीक है, यानी पहले 4। दूसरे वाले में जो है वो 4 के बाद 5वें नंबर से कहां तक जाएंगे हम? 10 नंबर तक। 4 से 10, ध्यान रखिए ना, 4 के बाद यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है हो जाएंगे। तीसरे वाले में कहां तक जाएंगे हम? 13 तक, यानी 11, 12, 13।
ठीक है, ये तीसरे वाले में। चौथा वाला जो होगा उसमें हम कहां तक जाएंगे, 16 तक, और पांचवा वाला होगा उसमें कहां तक जाएंगे, 17 तक। यानी कैसे हो गया, यहां से 1 से 4, ठीक है, ये पहला हो गया, यहाँ पर 5 से 10, 11 से 13, 14 से 16 और 17 से 20। ये आए ना आए बट हेल्दी क्वेश्चन है आपके नॉलेज के लिए। क्या ये चीज जो है वो, और भारत सरकार इसमें बहुत तेजी से जो है वो प्रयास कर रही है, जबरदस्त। मतलब मैं समझता हूँ कि इतना प्रयास, अच्छा प्रयास, मतलब सरकार के मैं मानता हूँ। और ये क्यों है, क्योंकि ये पूरे टारगेट जो है वो हमको कब हासिल करने थे, 2020 में, हालांकि कुछ कर लिए हम। तो ये 2020 तक के लिए टारगेट थे, 2010 में ये आए थे आईची में, और 2020 में आए थे। तो करंट से भी कनेक्ट करके पूछ सकता है कि कब तक के लिए टारगेट बनाए गए थे, तो 2020 के लिए बनाए गए थे ये लास्ट के टारगेट, 18, 19, 20 जो है वो 20 के लिए। तो हेल्दी क्वेश्चन है, समझ ही गए होंगे। स्क्रीन रोक कर रिकॉर्ड है तो लिख सकते हो। अगला है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, टॉपिक में है और यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट, नॉर्मन मेयर के द्वारा पहली बार 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का विचार प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही। वर्तमान में विश्व में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये भी सही। भारत के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय दक्षिण एशिया यानी साउदर्न एशियाई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल है, ये भी बिल्कुल सही। और भारत में 2 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये बिल्कुल गलत है। भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, एक ईस्टर्न घाट हो गया, एक आता है इंडो बर्मा वाला बेल्ट, इसी में आता है सुंदरबन, और एक आता है सुंडालैंड से लगा हुआ, सुंडालैंड वाला। 4। कोई पूछेगा कितने जैव विविधता, मतलब हॉट स्पॉट का मतलब ही होता है वहां कुछ खास प्रजातियां जो है वो तेजी से ग्रो करती हैं। कोशिश करिएगा, हॉट स्पॉट एग्जैक्टली 2 मिनट में तो बड़ा कठिन होता है समझाना, और वहां की प्रजातियों के कारण उसको हॉट स्पॉट का दर्जा मिलता है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा हॉट स्पॉट जो है वो है वेस्टर्न घाट। पश्चिम घाट की जैव विविधता बड़ी समृद्ध जैव विविधता मैं मानता हूँ। क्योंकि क्या है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये शायद ऐसे भी आपको जो है वो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। दुनिया भर में जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उसको अगर हम क्लासीफाई करें, तो जितने प्लांट्स हैं, ध्यान रखिएगा ना, जो प्लांट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पादप, लगभग 50% प्लांट्स की प्रजातियां कवक की हैं। ये ध्यान रखिएगा ना, कवक आएंगे। हालांकि जिनने बायो पढ़ी होगी वो कह सकता है मुझे कि साहब कवक जो है वो प्लांट में नहीं आते, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, जो है जब अगर हम विटकर का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसने प्लांटी से अलग रखा है कवक को, क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, दूसरों पे निर्भर रहता। वो बात से मैं सहमत हूँ, मतलब, लेकिन ओवरऑल हम उसको मानते तो पादप ही हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो जो पादप की जो प्रजातियां हैं उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए, एक तो कवक हो गए, दूसरा जो होता है वो होता है आवृत बीजीय। ठीक है, जिनके अंदर जो है वो सीड बिना, तो आवृत बीजीय, ये आपको याद रखना। ये 2 सबसे बड़े जो है वो वेटेज जो है वो माने जाते हैं। और मतलब ये एक एग्जाम में जो है वो अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपसे बन भी सकता है, या आप पूछा जो है वो जा सकता है। और ओवरऑल अगर पूरे प्लांट्स को ले लोगे तो सबसे ज्यादा जैव विविधता दुनिया में है आवृत बीजी की, ये ध्यान रखिएगा ना। ऐसे ही अगर हम मान के चलिए वर्टिब्रा में बात करें, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मैं हूं ना हम और आप जो है वो सब वर्टिब्रा में आएंगे। ठीक है, तो जो वर्टिब्रा होते हैं उनमें दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो है फिश। हालांकि फिश जो है वो रीढ़ की हड्डी और बिना रीढ़ की हड्डी वाली भी होती है, लेकिन फिश जो है वो अगर कहा जाए वर्टिब्रा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ कुछ रेयर हैं जो बिना हड्डी वाले होंगे, बाकी में तो सब में होगी रीढ़ की हड्डी। तो फिश, ये ध्यान रखिएगा, कोशोरुकी जो प्राणी होंगे, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रा होगी, उसकी सबसे ज्यादा विविधता दुनिया में अगर किसी प्राणी की है तो फिश। और नॉन वर्टिब्रा में तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं, इंसेक्ट, कीट पतंगे, है ना। नॉन वर्टिब्रा में कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी हैं, तो इंसेक्ट। इस प्रकार हमारे पास जो है तीनों के ही जो है वो आंसर क्या हो गए, क्लियर हो गए कि क्या है। तो यहाँ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो अभी आपको पता चल गए। नॉर्मन मेयर का नाम जरूर रट लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला है आईयूसीएन के द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट
जो रेड डाटा बुक होती है, में प्रजातियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? 5 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार, 11 प्रकार। आंसर 9 प्रकार। देखिए इंसान का जो जो टॉक्सिनोमी होती है हमारी, उसमें हमारा क्लासिफिकेशन 7 प्रकार से हमको, जैसे मनुष्यों को जो है वो कहा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो है वो आप कौन, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि साहब हम होमोसेपियंस, ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है। और फाइनली हम जो है सबसे ऊपर जाएंगे तो काय में आएंगे, मैमल, हम जो है वो स्तनधारियों के अंदर। तो ऐसे अगर कहा जाए कि जो प्रजातियां हैं उनको 7 तरह से, लेकिन यहाँ हमारे वैज्ञानिक नाम, हमारे कुल, हमारे जीन आदि के ऊपर जो है वो काम नहीं चल रहा। अभी चल रहा है कि जो प्रजाति है वो किस स्थिति में सरवाइव कर रही है। ऐसा तो नहीं कि जो है वो संकटग्रस्त है, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत आसानी से आराम से मिल रही। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, जैसे इंडेंजर्ड होती है, संकटग्रस्त, एक होती क्रिटिकल इंडेंजर्ड ना, एक होती क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो ऐसे उन्होंने क्या करा है, 9 तरह से क्लासीफाई। ये ध्यान रखना, मैंने बार बार बोला, अगर कोई पूछेगा कि भाई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में, तो जैसे हमारा हो गया हम पहले स्पीसीज हो गई, होमोसेपियंस हो गए। जीन्स हमारा क्या है, कोई पूछेगा तो हम होमो हमारा जीन्स है, मनुष्य का जीन्स क्या है, होमो है। कोई पूछेगा भाई आपकी जो है वो ऑर्डर क्या है, तो प्रेमेटा में आते हैं। प्रेमेटा समझते हो ना, दिल बुद्धिमान है ना, ये फायदा है तुम और हमको सबको कि हम बुद्धिमान जीवों के अंतर्गत है, तो उनको प्रेमेटा कहा जाता है। क्लास हमारी मैमल से, हम सब स्तनधारी हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, फीडिंग कराते हैं, तो मैमल्स हो गए। ठीक है। और फाइनली अगर कहा जाए फाइलम, तो कॉर्डेटा हमारी फाइलम है। और सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर होती है हमारी किंगडम, है ना। तो हमारी किंगडम क्या है, कोई पूछेगा तो एनिमेलिया। तो वहां मत चले जाना कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उससे जाओ, वो नहीं बात कर रहा भाई। यहां पर वो बात कर रहा है कि वो जो प्रजाति खत्म हो रही है, क्या वो विलुप्त ही हो गई कि है या नहीं। तो वो नो क्लासिफिकेशन है। तो ये आज का होमवर्क हो गया कि सभी लोग जो है वो देखेंगे IUCN टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप उस पे, यूट्यूब पे ही लिंक करना, मैं तो लिंक शेयर कर दूंगा आपको। एक और चीजें आपको बता दूं, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कि सर इसको और कहाँ से पढ़े, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको किसी अच्छी वेबसाइट की, उसमें आप बिल्कुल निसंकोच मुझे वहां पर जो है वो मैसेज टैग कर दीजिए। अगला है कि, अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपके टॉपिक है। 2022 में विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो जाएगी, बिल्कुल अब होने वाली। 7.92 बिलियन पे चल रहे हैं हम अभी। 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, मालूम होगा ना, 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस होता है। जनसंख्या घनत्व में क्रम से सिंगापुर और बांग्लादेश प्रथम और द्वितीय स्थान पर। दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन की सिंगापुर। अगर हम सिंगापुर को थोड़ी देर कंट्री ना माने, एक कॉलोनी मांगे, तो देश अगर बांग्लादेश को माने तो नंबर 1 बांग्लादेश। और सिंगापुर को अगर एज ए कंट्री काउंट करें तो सिंगापुर नंबर 1 आए। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एशिया और सबसे कम यूरोप में है, ये गलत हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका में है। ठीक है, एशिया में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ है, अफ्रीका। सबसे कम यूरोप में। यूरोप के कुछ देशों में तो नेगेटिव जो है वो अगर कहा जाए जनसंख्या वृद्धि दर। और जनसंख्या पर सबसे प्रसिद्ध किताब एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, थॉमस माल्थस ने लिखी। तो जिन लोगों ने ना पढ़ा हो, तो इस वाले लेक्चर में तो नहीं, मैं अलग से कभी पढ़ा दूंगा। थॉमस माल्थस ने डेमोग्राफिक पिरामिड बनाए। ऐसे 4 तरह के आपने देखा होगा डेमोग्राफिक जो है वो अगर कहा जाए पिरामिड्स ऐसे। ये जो जनांकीकी पिरामिड है, इसमें बताया कि किसी देश की जनसंख्या किस तरह से बढ़ती घटती है, क्या उस जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो वो थॉमस माल्थन सी थे। तो अभी हमारा आंसर ये गलत हो गया, क्योंकि एशिया नहीं है, इसका आंसर क्या है, अफ्रीका है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। और थॉमस माल्थस के डेमोग्राफिक पिरामिड पढ़ जाना, शायद आ जाए एग्जाम में। अगला है, पर्यावरण एवं वनों को बचाने के लिए एपिको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया। ये भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। क्यों आ सकता है, पहले तो मैं राज्य बता दूं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर है कर्नाटक। आपको याद होगा हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास का जो बेल्ट था, वहां चिपको आंदोलन शुरू हुआ। वो जो चिपको आंदोलन था ना, सुंदरलाल बहुगुणा वाला चिपको, तो पढ़ ही लेना इस बार। ठीक है, चिपको क्यों पढ़ लेना वो भी मैं बता दे रहा हूं। उसी चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में कर्नाटक को लगा कि यार जो है वो हमको जो है वो अपने यहाँ अब पेड़ों को जो है वो बढ़ावा जो है वो देना चाहिए। तो पेड़ों को जो है वो बढ़ावा देने, मतलब पेड़ों का मतलब प्लांटेशन करने के लिए, तो वहां पर उन्होंने एपिको
ठीक है, यानी पेड़ों को बचाओ, पेड़ों से चिपको, ठीक है, वो आंदोलन जो है वहां पर शुरू किया। एक्चुअली कन्नड़ लैंग्वेज का जो है ये वर्ड होगा। ठीक है, मुझे भी एपिक को एग्जैक्टली कन्नड़ का है कि किसका ये तो नहीं समझ पड़ता, लेकिन ये एपिक को आंदोलन कहीं ना कहीं पेड़ों से लिपटने से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल चिपको जैसा था। तो हिमालय में जैसे सुंदरलाल बहुगुणा का बड़ा नाम है चिपको से, दक्षिण में कर्नाटक। और सुंदरलाल बहुगुणा याद रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा हमें छोड़कर चले गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया, निधन। और वो एनवायरमेंट में चिपको आंदोलन, वो टेहरी डैम के एंटी टेहरी प्रोटेस्ट हुआ था, याद करो, वो टेहरी डैम को बनाने के विरोध में थे, हालांकि वो सही भी है, उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा जो है वो थे यहाँ पर। तो ये आपको आ सकता है, ठीक है। और चिपको आंदोलन में एक नाम जरूर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि एनवायरमेंट का टॉपिक है आपका, तो वो है गौरा देवी। रट लीजिएगा, उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट को एक्चुअल महिलाओं में पहचान दिलाने वाला अगर कोई पहला नाम अगर कोई पूछ ले तो आंख बंद करके आंसर क्या मार देना, गौरा देवी। ठीक है, और बाकी फिर राजस्थान वगैरह में तो अमृता देवी बिश्नोई वगैरह के नाम आपको पता ही, वो अलग से अलग कहानी है, वो कभी फुर्सत में बताएंगे। अभी तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम आप याद रखिए। चलिए, अगला है, अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट? इंग्लिश में सुंदरवन डेल्टा, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो आंसर जो है वो इसका है वेस्टर्न घाट। अब आप कहोगे ये क्या है, क्या खासियत है? 16 वन की एक बहुत अनोखी बात है, इतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये जो वन है ना, ये डेंस नहीं है, ऐसे खूब नहीं, इन वनों के बीच बीच में बड़े घास के मैदान भी, उनको शोला ग्रासलैंड भी बोलते हैं। वहां के जो शोला जो वन है वहां पर बड़े बड़े क्या है, घास के जो है वो मैदान भी हैं। तो उन घास के मैदानों में और उनके जो मतलब बीच बीच जो पेड़ हैं, उनका अपना एक इकोलॉजिकल सिस्टम, और उस इकोलॉजिकल सिस्टम में कुछ प्रजातियां वहां पाई जाती हैं, वो जो है वो आप इससे देख सकते हैं। और आपको देखना हो कैसे दिखते हैं 16 बंद, तो अभी कुछ समय पहले एक रोहित शेट्टी की मूवी आई थी, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, एक पुराना इश्क मूवी का गाना था, नींद चुराई किसकी, है ना, एक गाना ना, किसने वो सनम, ऐसा क्या गाना है, उसमें अभी जो नई वाली फिल्म थी उसमें शोला फॉरेस्ट की शूटिंग है। ठीक है, वहां के मतलब जो ग्रास लैंड है उनकी जो है वो शूटिंग जो है वो की गई है। तो देखोगे तो तुमको नेचर समझ पड़ेगा यार, कितनी मतलब ब्यूटीफुल जगह है वो। तो आंसर हो गया इसका वेस्टर्न घाट। और शोला एग्जैक्टली वृक्षों के प्रकार भी हैं, और वहां के बीच का जो ग्रासलैंड वाला बेल्ट भी है उसमें। तो शोला फॉरेस्ट कोई पूछेगा, वेस्टर्न घाट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला है, भारत में पाई जाने वाली कुछ संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं? पहला है हम्बोसिया डेक्रेंस बैट, ये एक फूल की प्रजाति होती है, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ, वेस्टर्न घाट में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। जैसे वेस्टर्न घाट में दो चीजें फेमस है, फर्स्ट इज नील कुरुंजी, हर 12 साल में वो फूल खिलता है, इसलिए नीलगिरी हिल्स वहां की, या नीलगिरी माउंटेन जो बेल्ट है, हिल्स ना, वो फेमस हो गया क्योंकि हर 12 साल में वो नीला हो जाता है नील कुरुंजी से। मस्क डियर हिमालय क्षेत्र में तो पाया जाता है, कस्तूरी, देखा होगा उसकी जो मस्क होती है, मस्क डियर की कस्तूरी, उससे खुशबू आती है और वो उसको ढूंढता रहता है कि कहाँ से खुशबू आ रही। तो पहले लोग उसको मार भी देते थे उस मस्क के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हो सकता है। और कहते हैं कि जब हुमायूं चौसा के युद्ध के बाद भगोड़ा जीवन जीने पर मजबूर हो गया था 1540 के बाद, तो उसी समय उसके यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ 1542 में। तो 1542 में उसके पास कुछ नहीं बचा था, उसके पास केवल एक मस्क थी। और उसने अपने सैनिकों को, मतलब जब उसको पता चला कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, तो उसने वही मस्क को जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, मतलब कस्तूरी को। तो आजकल तो मस्क फ्लेवर वाले डिओड्रेंट आने लगे, सुना होगा आपने ना, कस्तूरी वाले। तो ये है। दूसरा जो है वो पिकॉक टेरेंटुला, पिकॉक टेरेंटुला एक ब्लू कलर की, ये ध्यान रखिएगा, वो होती है आपकी मकड़ी, ठीक है, स्पाइडर। ये केवल और केवल कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पाई जाएगी? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और कहीं नहीं मिलती इंडिया में, इसलिए ये ही सही है कि ये गलत लिखा हुआ, कच्छ के रण क्षेत्र में नहीं, ये कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। और एलिवारा चूहा ये ईस्टर्न घाट में मिलेगा, पूर्वी घाट के अलावा और कहीं नहीं मिलता।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम्बोसिया डेक्रेंस बैट एक पादप है यानी प्लांट है। कस्तूरी मृग, मस्क डियर, अभी यूपीएससी ने मुझे लगता है कि शायद ज्यादा नहीं 2 साल पहले मस्क डियर के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा था। और मस्क डियर की पहचान है भारत में, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा भाई मस्क डियर कहाँ है, तो वो कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए उसका नाम जो है वो है कश्मीरी मस्क डियर। कोई पूछेगा कहाँ मिलता है, तो कश्मीर में है। और उसको कश्मीर में कश्मीरी मस्क डियर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आइडेंटिटी है कश्मीर, मतलब मस्क डियर की एक अपनी एक जो पहचान है। इसके अलावा गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वहां भी मिलता है। तो 2-1 साल पुराना यूपीएससी का पेपर देखिएगा, शायद पिछले से पिछले साल जो है वो यूपीएससी ये प्रश्न जो है वो पूछ चुकी है कि इनमें से मस्क डियर जो है वो भारत में कहाँ जो है वो पाया जाता है। तो आंसर तो आप जा सकते हो कि हिमालयन जो बेल्ट है वो अपने आप में मस्क डियर की पहचान है। तो ये हेल्दी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है ढोल, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ये किस जीव की एक संकटग्रस्त प्रजाति है? ठीक है, इंडियन वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ता, सुनहरा लंगूर, गौर या संगाई। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ढोल एग्जैक्टली एक जंगली कुत्ता होता है। ये कान्हा में बहुत मिले, कान्हा, पेंच, इन नेशनल पार्क में पाया जाता है और संकटग्रस्त है। और मध्य प्रदेश की एक पहचान है ढोल। और भी राज्यों में मिलता है लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा जो है वो ढोल जो है वो पाया जाता है। दूसरा, सुनहरा जो लंगूर है वो भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको अपन गोल्डन लंगूर बोलते हैं। ये लंगूर की ही एक जो है वो प्रजाति है और ये जो है वो केवल आपको असम में मिलेगी। ठीक है, और असम में भी कहां पर? वेस्टर्न असम, ध्यान रखें ना, पश्चिमी असम में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा सुनहरा लंगूर। गौर तो देखा होगा, जंगली भैंसे की एक प्रजाति होती है, इसको इंडियन बाइसन बोलते हैं। इसका मुंह का आगे का हिस्सा, ये वाला जो आगे का हिस्सा तो व्हाइट होता है, पैर जो होते हैं नीचे के चारों सफेद होते हैं। गौर को अगर आपको पहचानना हो कि यार ये गौर है, कैसे पहचानूं, तो गौर को देखोगे तो मुंह का जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा और चारों पैर का नीचे वाला हिस्सा जो है व्हाइट होगा, आधा आधा, यानी जैसे ये पैर है तो इतना हिस्सा जो है वो व्हाइट होगा इसका। ये गौर की पहचान है, तो इसको गौरी बोलते हैं। हालांकि ये इंडियन बाइसन भी कहलाता है। संगाई जो है वो हिरण की प्रजाति है। और आपको मालूम होगा कि भारत में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो है कीबुल लामजाओ। तो कीबुल लामजाओ जो मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उस फ्लोटिंग तैरता हुआ, मतलब ऐसे मत समझिए कि तैर ही रहा, वो ब्रह्मपुत्र वैली में आता है तो उसके कारण तैरता हुआ नाम आ गया। तो वो जो संगाई हिरण है, मतलब अब संगाई में लिख लें, संगाई क्या हो गया? हिरण हो गया। ये कहाँ की पहचान है? मणिपुर की। और कहाँ मिलेगा मणिपुर में भी? कीबुल, पूरा आप लोग लिख लेना, कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ में जो है वो ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ गए, यानी चारों बता दिए, उनसे रिलेट भी कर दिए कि कहाँ पाए जाएंगे। तो शायद कोई नेशनल पार्क वगैरह ही जो है वो प्रश्न आ जाए तो हमको क्वेश्चन बन जाए, या इसी तरह की संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में पूछेगा सिलेबस में जैसे उसने डाला है। तो अगला है, अब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के आयात, भंडार, वितरण और उपयोग, इसमें ध्यान रखिएगा प्रश्न ये भी आ सकता है। किस किस के ऊपर प्रतिबंध लगा? इंपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, चारों को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कब से? 12 अगस्त 2021, 1 जून 2022, 5 जून 2022, 1 जुलाई 2022। तो ये वैसे पता होगा मुझे लगता है इस क्लास में जाता, लेकिन क्या होता है एग्जाम की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, जो चीज जितनी पता होती है उतनी ही गलत होती है। वहां कंफ्यूजन में 5 जून ही मार दिया, पता चले एनवायरमेंट डे कोई मनाया होगा हमने। तो अब जो आपने देखा होगा सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे कॉमन, जैसे एक सिंगल यूज प्लास्टिक, वो बॉटल्स जो आप कोल्ड ड्रिंक की पीते थे वो अब प्रतिबंधित हो गई। जिन डिस्पोजल्स को शादी ब्याह में हम करते थे यूज, वो बंद हो गई। तो आज ही मैं कहीं ग्वालियर के किसी हॉस्पिटल का एक न्यूज पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, देखिएगा रात को। उसमें आ रहा था कि वहां पर चूंकि डिस्पोजल बंद हो गए तो लोगों को हाथ में रोटी दी जा रही है। अरे तो घर से लेकर जाओ यार, स्टील के या किसी के बर्तन। ठीक है, मतलब खुद की भी तो जागरूकता हम लाएं यहाँ पर, तो सरकार पे ही हर चीज को क्यों ढोलें। तो ये एक बेसिक सी बात यहाँ निकल कर आई कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें 4 कैटेगरीज हैं। वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बना पाया, पर मेरा ये मानना है कि इसका एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा इस टॉपिक का आपके लिए, एग्जाम को अगर मुझे 100% आपको ले जाके खड़ा करना है तो उसमें मैं जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन भी जो है वो पे भी एक टॉपिक जो है वो ले लूंगा, उसमें जो है वो करा दूंगा। तो उससे बाहर जो है वो नहीं आएगा, इतना मुझे पता है। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ठोस अवशिष्ट है ना, यानी सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक
जो है वो प्रयोग में नहीं ला जाए। पहले तो समझिए निस्तारण का मतलब उसको कैसे नष्ट करेंगे, खत्म करने की क्या है। एक भस्मीकरण एक सबसे कॉमन है, ठीक है, ये सबसे कॉमन तरीका होता है, उसको जला दिया जाए, एक चैम्बर आता है और उसमें तब्दील कर दिया जाए हाई टेम्परेचर के ऊपर, भस्मीकरण। भूमिवरण लैंड फिलिंग, गड्ढा खोद दिया जाए और वहां पर, ठीक है, उसको लैंड फिलिंग कर दी जाए, जैसे पशु मर जाते हैं, ठीक है, जैसे मुर्गियां मर रही हैं कहीं, उसको लैंड फिलिंग कर दें। ये डंपिंग कर दें, समुद्र में ले जाकर फेंक दें, ये भी एक इस्तेमाल होता है। रिसाइकलिंग एग्जैक्टली निस्तारण नहीं, ठीक है, रिसाइकलिंग फिर से यूज करने लायक। तो री जो है वो अगर कहा जाए हमेशा जो है वो कोई पूछेगा जो है वो रिसाइकलिंग क्या होता है, निस्तारण होता, आंसर ही जो है वो नहीं। रिसाइकलिंग जो है वो उसको फिर से कैसे हम उपयोग के लिए जो है वो लाएं। तो रिसाइकलिंग जो है वो एक हिस्सा होता है प्रक्रिया का, और ये जो प्रक्रिया होती है ये कुछ चरणों में जो है वो अगर कहा जाए डिवाइड होती है। तो आजकल तो आपने सुना होगा कि पहले आते थे 3R, है ना, ये घर का होमवर्क होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 5R, अभी आने लगे यहाँ पर 5R। तो 5R में क्या करते हैं हम, किसी जो मतलब अगर कहा जाए कि जो सॉलिड वेस्ट होता है या कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है या कोई भी चीज है जिसको हम उपयोग में ला रहे हैं, 5 तरीके से उसको बेहतर उपयोग में ला सकते हैं। पहला कि रिफ्यूज कर दें हम, यानी पहला क्या होता है, रिफ्यूज, ठीक है, कोई पूछेगा कि 5R के अंदर क्या चीज होती है, तो पहला होता है रिफ्यूज करना। कोशिश करो कि कम से कम जो है वो मतलब कि भैया नहीं हमको चाहिए, रिफ्यूज कर दिया, जैसे गए पॉलिथीन भैया मत दो यार, हम हमारे घर से बैग लेके आए। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कम से कम उपयोग करें, ठीक है, रिड्यूस करते हैं हम उसको। रीयूज यानी बार बार उपयोग के लिए लेकर आए तो उसको रीयूज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। फिर आता है रीपर्पस, ठीक है, एक से दूसरी जगह उपयोग करें। जैसे हमारे पहले गांव ग्रामीण अंचलों में बड़ा अच्छा था, हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। एक शर्ट जो पहनता था बड़ा भाई उसको छोटा पहन लेता था, यानी पापा के शर्ट को बेटा, बेटे के शर्ट को उसका छोटा भाई, और उसके बाद फिर वो मम्मी क्या करती थी, उसको सिल के एक झोला बना देती थी, वो कई साल तक चलता। हमने ऐसे बहुत सारे झोले हमारे घर में यूज किए, हमारे पापा के, हमारे कपड़ों के। बट आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो रीपर्पस एंड लास्ट वन इज रीसाइकिल। तो ये हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं 5R। अब हम 5R की ओर जो है बढ़ चुके हैं, और मैं आपसे जो है वो सभी लोगों से कहूंगा कि रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और जो रिसाइकिल के अलावा आप 7R को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। 5R तो मैंने, अब देखो ऐसा है ना यार, आप भी समझते हो सब तो बहुत कठिन होता है पढ़ाना। तो 3R की जगह मैंने 5R बता दिया, 3R बहुत पुराना हो गया, आएगा नहीं। 5R अभी चल रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है 5R आपको देख लो, 7R एक बार आप और देख लेना, दो चीज जोड़ के। चलिए अगले के ऊपर आ जाता हूँ। तो पुनर्चक्रण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ना। स्लज का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? वहित मल यानी सीवेज, स्क्रैप यानी रद्दी, वाहनों से निकलने वाला धुआं व्हीकल पॉल्यूशन, और एकल उपयोगी प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक। तो स्लज जो होता है वो होता है बहित मल। ध्यान से समझो, जो नालियों में, नदियों में जो गंदगी हमारे घरों से सीवेज निकलता है, उसका जो ठोस वाला जो हिस्सा होता है, ठोस यानी मल जो जम जाता है, एकदम ठोस हो जाता है, वो होता है स्लज, ठीक है। और इसीलिए जो है वो हमको रिसाइकिल प्लांट लगाने पड़ते हैं स्लज से बचाने के लिए, बहुत अच्छा नहीं होता, खतरनाक होता है स्लज। तो वहित मल उसको कहा जाता है। रही बात वाहनों से निकलने वाला धुआं, तो वाहनों से निकलने वाले धुएं को हमेशा याद रखिएगा आप लोग, शूट कहा जाता है, शूट बोलते हैं उसको, उसको स्मोक नहीं कहा जाता। ध्यान रखिए, कोई पूछे वाहनों से निकलने वाला धुआं क्या लगता है, शूट कहते हैं उसको। इंटरनेट पे टाइप करिएगा शूट, और उसमें देखिएगा फोटो आपको कैसे काले धुएं के जो है वो मिल जाएंगे, है ना। तो इसका है बहित मल स्लज के नाम से। और ये आपको आश्चर्य होगा शायद, ये अभी MPPSC ने, मुझे लगता है कि शायद मेंस में MPPSC का जो था उसमें जो है वो ये प्रश्न आ भी चुका है, मुझे एकदम, हाँ आ चुका है ना, MPPSC मेंस में भी जो है वो पूछ चुके हैं। तो स्लज, और देसी भाषा में स्लज को बोलते हैं वो कीचड़, गंदा बदबूदार जो कीचड़ होता है हमारी आम जिंदगी में, उसको ही स्लज बोलते हैं। सीवेज से निकलता है इसलिए उसको लोग सीवेज जो है वो स्लज बोलते हैं। ये एकदम सॉलिड नहीं होता, ठीक है, पूरा ठोस नहीं होता, एकदम पत्थर जैसा ठोस नहीं होगा, इसमें थोड़ी नमी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड मटेरियल। ये कैसा हो गया, सेमी सॉलिड, ठीक है। ये भी वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, पानी को पहले ट्रीट करा जाता है, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसमें इसके प्लांट लगाना बहुत बड़ी आवश्यकता होती है म्युनिसिपालिटी की।
और हमारे यहाँ सभी म्युनिसिपालिटी इसके ऊपर जो है वो काम करती हैं जितनी है मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में अगर सेप्टिक टैंक भरा जाए तो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है उसको खाली कराने के लिए, ठीक है, आप उसको कॉल करते हैं, पैसा जो भी लेते हैं उससे, है ना। तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन है, आपको आ सकता है वेस्ट मैनेजमेंट में, जो टॉपिक है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। अगला है, वाहनों से निकलने वाले धुओं से होने वाले प्रदूषण को निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं। व्हीकल पॉल्यूशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी नहीं होता, ये 3 उत्तरदायी होते हैं, है ना, ये प्रदूषण फैलाएंगे, ठीक है, ये प्रदूषण को फैलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक आध के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होती है। अगर हमने सफेद धुआं होता, कोई कैसे पहचानोगे कि गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? अगर व्हाइटिश हो रहा है, धुएं का रंग सफेद सा दिख रहा है, तो ये मान के चलो जो है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक जो है वो अगर कहा जाए आपको याद रखना। दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम इंटेक करते हैं तो ये हमारे ब्लड में डाइल्यूट होती है, और जैसे ब्लड में घुलती है तो ये जाला बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है शरीर में कम होने लगती है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारा ऐसा कहूंगा ऐसा मुंह दबा लो थोड़ा, तो कैसा होगा? घबराहट होगी, ना ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हमारा पूरा शरीर घबराता है। तो इसमें यही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती तो वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, तनाव होना, शरीर में एकदम दर्द होना, ये समस्या होती। तो कई बार देखा होगा ये कब होता है कि जब व्हीकल से जो कंबंशन होता है ना, जब कोई इंजन चलता है और जो दहन करता है, कोई फ्यूल जलाता है, अगर वो पूरी तरीके से कंबंशन ना करे तो ये प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज देखना कभी ध्यान से, जब कोई बस चलती है ना, तब आपको उल्टी जैसी समस्या नहीं होती, जिन लोगों को वोमिटिंग की प्रॉब्लम। जब बस किसी स्टेशन पे या कहीं खड़ी होती है तो कैसे बुडर 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 ऐसे करती है। अब वो ऐसे कर रही है, मतलब उसमें जो कंबंशन पूरा तरीके से नहीं हो रहा साहब, उस समय तेज चल रही तो हो रहा, तो वहाँ जो धुआं निकलता है वहां लोगों को घबराहट होना शुरू कर, भगवान कब ये आगे बढ़ जाएगी, कब चलेगी, तो मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीनों को समझ लो, ये 3 जो चीज हैं सरकार चाहती है कि ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर रही है, तो इनको कैसे ना कैसे हम क्या करें, रोकें। तो इन तीनों को रोकने के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सरकार इस्तेमाल करती है, और अभी BS6 इंजनों में तो कंपलसरी कर दिया। उसको हम बोलते हैं कैटेलिक कन्वर्टर। बहुत महंगा आता है, कारों के साइलेंसर में लगता है ना, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैटेलिटिक कन्वर्टर। कभी केमिस्ट्री वाला जो बच्चा होगा उसके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये ध्यान रखना, इसमें ही आ सकता है आपको केमिस्ट्री में। तो जैसे ये जो साइलेंसर होता है ना, ये साइलेंसर है, इसमें से ये गैस जा रही है तीनों, है ना, ये गैस इसके अंदर से इनटेक होगी। यहाँ लगा हुआ है कैटेलिक कन्वर्टर, वो इनको कन्वर्ट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस जो ऑक्साइड जो है वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको अलग करके, सल्फर हटा के जो है वो उसमें से जो पानी है उसको अलग कर देता, प्लस H2O को भी अलग कर देता। तो कैटेलिक कन्वर्टर जो होते हैं ऐसी डिवाइस होती हैं जो टॉक्सिक गैसेस को, ध्यान रखिएगा क्या प्रश्न आएगा, जो विषैली गैसों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब आप कहोगे कि मैं कैसे पहचानूं कैटेलिक कन्वर्टर? तो ध्यान से देखना, एक जो कार जिनके घर हो वो कार के नीचे देखेंगे साइलेंसर में कुप्पी जैसा हिस्सा लगा होगा, बिल्कुल बीचों बीच ठोस, बहुत महंगा होता है, 40-45 हजार रुपए का आता है महंगी कारों का। और जो अभी BS6 की बाइक आ रही है उनमें देखोगे, जो जैसे कल किसी की बाइक देख लेना, बिल्कुल जो नई BS6 की आ रही है उसमें जहां से इंजन से, जैसे ये इंजन है, इंजन से ये साइलेंसर निकला होगा, इसमें से ऐसा हिस्सा एक बड़ा सा लगा होगा, ये हिस्सा है कैटेलिक कन्वर्टर। काम क्या कर रहा है? टॉक्सिक गैसों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। याद से याद रखिएगा, ये इस यूनिट में भी काम का है और केमिस्ट्री वाली यूनिट में भी काम का है। जब मैं केमिस्ट्री का टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं जरूर कैटेलिक कन्वर्टर, मुझे लगता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी सरकार ने कंपलसरी कर दिया और गाड़ियों की कीमत इसी से सबसे ज्यादा बढ़ी। क्योंकि एक नॉर्मल 10 लाख की कार का कैटेलिक कन्वर्टर जो है वो 40-45 हजार का आता है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य आपको बताऊं, जो आपको याद रखना है, क्या नाम है उसका, मारुति सुजुकी ने अपनी डीजल गाड़ी इसी चक्कर में बंद कर दी। डीजल गाड़ियां BS6 में तो कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन एक तो इंजन को BS6 में लाना प्लस कैटेलिक कन्वर्टर, तो कॉस्ट बढ़ रही थी, तो उसने कहा हटाओ पेट्रोल ही चलने दो। तो अब ज्यादातर गाड़ियां उसकी क्या हो गई, डीजल वाली बंद कर दी, उसने पेट्रोल वाली चला रही। तो ये याद रखना है ना, ये आ गया समझ में।
अगला, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए BS6 मापदंड को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021। ये आ सकता है 1 अप्रैल 2020। क्यों आ सकता है और BS6 क्या है ये समझ लो 2 मिनट में जल्दी से। एक्चुअल याद करो, कोविड आया था तो कंपनियों ने सरकार को बहुत रिक्वेस्ट करी कि अभी चूंकि लॉकडाउन लग गया है तो हमारे BS4 व्हीकल बिके नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने बिल्कुल नहीं माना और 1 अप्रैल 2006 से ही पूरे भारत में BS6 इंजन जो है लागू हो गए। इनको बोलते हैं बी यानी भारत, एस माने स्टेज, तो भारत स्टेज मापदंड है और 6 नंबर के। इससे पहले कितने आ चुके हैं? BS4 आ चुका है और ये BS6 है। इसके पहले BS3, BS2 और BS1। ये ध्यान रखिएगा, BS5 नाम के कोई मापदंड भारत में लागू नहीं हुए। पहले क्या होते थे, ध्यान समझिएगा, किसी पुरानी गाड़ी को देखेंगे तो समझ पड़ जाएगा। भारत में जो गाड़ियों से धुआं निकलता था उसके लिए यूरो मापदंड इस्तेमाल होते थे, यूरो। अब यूरो मापदंड तो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से बना गए। अब यूरोप के रोड और भारत के रोड तो यार समझ लो कि क्या है। तो फिर सरकार को लगा कि नहीं यार, जो है वो अब हमको जो है वो यहाँ के लिए जो है वो BS नॉर्म्स जो है वो बनाना चाहिए। तो सरकार ने ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? ये सौंप दी जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ध्यान रखें ना, किसको? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो है वो सौंप दी। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर इन नॉर्म्स को तैयार किया और ये नॉर्म्स लागू कर दिए गए हैं। अभी पूरे देश के अंदर BS6 गाड़ियां, ऐसे गाड़ियों की कीमत भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो केमिस्ट्री पढ़ोगे या यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप अपने स्तर पर कर सको तो BS6 के नॉर्म्स में डीजल और पेट्रोल्स के नॉर्म एक बार पढ़ जाना, क्योंकि आपके हेल्दी कोई पेपर सेटर होगा तो वो जरूर नॉर्म्स के पैरामीटर्स दे देगा। उसमें आप देख लेना, जैसे पेट्रोल व्हीकल्स में देख लेना कि कितना मिलीग्राम का वैल्यू रखा है, वो आपको मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट पे देखोगे, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है इशू। तो ये आ सकता है 1 अप्रैल 2020। बाकी मैंने बता ही दिया, भारत स्टेज जो है वो नॉर्म्स, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है, भारत में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। आपको याद करो, एनवायरमेंट पर्सनालिटी एक टॉपिक है। तो जादव पायेंगी, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ये तो मालूम है, असम में कितना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया, नेशनल ज्योग्राफिक एक पूरा सीरीज बना दिया है इनके ऊपर। राजेंद्र प्रसाद, वाटर मैन ऑफ इंडिया, आपको मालूम है भारत में पहली वाटर कैबिनेट चलाई इन्होंने। राजस्थान के अंदर जो जोहड़ थे, जोहड़ जिनको कहते हैं, छोटे छोटे जो तालाब जैसी संरचनाएं होती, जोहड़ बोलते हैं वहां राजस्थान में, उनको इन्होंने पुनर्जीवित किया। ठीक है, तरुण भारत या ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद तरुणी भारत है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। वो इन्होंने एक संस्था बनाई और राजेंद्र प्रसाद वाटरमैन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा जो है वो नाम। ठीक है, तीसरा है विष्णु लांबा, ट्री मैन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, भारत में पेड़ों को लगाने के लिए जो जज्बा जो है अगर कहा जाए इनका था, वो देखने लायक, मतलब जबरदस्त। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ लगाने के लिए इन्होंने अथक जो है वो संपूर्ण जो है वो प्रयास जो है वो लगा दिया। किंकरी देवी चिपको आंदोलन, ये गलत है, किंकरी देवी ने इनलीगल माइनिंग को जो है वो रोका। ठीक है, कोई पूछेगा कि इनलीगल माइनिंग पर, इतनी उम्र में भी इन्होंने इनलीगल माइनिंग के लिए जो है वो काम किया। अवैध रूप से जो उत्खनन होता है, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन किसका होता है? सैंड का। इसलिए इनलीगल सैंड माइनिंग रूल बनाती है मध्य प्रदेश सरकार। तो ये 4 नाम, इन 4 के अलावा एक और नाम याद रखना, जो लिख लेना कॉपी के अंदर। उसको भी कई बार ट्री मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और उसको कई बार ग्रीन योद्धा भी कहा जाता है। उनका नाम था मारीमुथु योगनाथन। मारीमुथु योगनाथन हमारे लिए एक जैसे इंस्पिरेशन की पर्सनालिटी भी बोल सकता हूं, कि वो एक कंडक्टर है बस के। और सोचो यार, एक बस में कंडक्टर आदमी जो होगा उसकी बेचारे की क्या इनकम होगी यार। उस बस में कंडक्टर रहते हुए भी उन्होंने लोगों को एनवायरनमेंट के लिए जो है वो प्रेरित किया। और आपको आश्चर्य होगा, पिछले 30 सालों में उन्होंने 3 लाख पेड़ लगाए। सोचो, ये हम सबके लिए एक मतलब सीख है कि अगर हम 3 लाख तो नहीं यार, हम 300 ही लगा दें, बहुत बड़ी बात है। अभी बारिश चल रही है, कम से कम 5-5 पेड़ जो है वो, कहीं से तुम लोग सब एनवायरनमेंट ऑफिसर बनने वाले हो, ध्यान रखना ना, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो एक इनिशिएटिव आज हम लोग ले लें, ठीक है, आज ही के दिन, कि आप कम से कम 5 पेड़, 10 रुपए 5 रुपए के, जो आपको अच्छे लगते हैं, कहीं अच्छी जगह जाके उनको रोपो जहां आप थोड़ा उनकी हिफाजत कर सको। तो शायद ये प्रकृति में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। तो मारीमुथु योगनाथन एक बस कंडक्टर, जिसने
3 लाख से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाए। काफी जो है वो दुनिया भर में, तमिलनाडु के हैं, आप कहीं पढ़ोगे स्टोरी, मारीमुत्तु योगनाथन स्टोरी टाइप कर लेना, मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, अभी 2020 में भी बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे, और ये करंट में भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद आ ही जाएगा मारीमुत्तु जो है वो उसका। तो ये भी एक हेल्दी क्वेश्चन हो सकता है। किंकरी देवी वाला मैंने बता ही दिया कि इनलीगल माइनिंग, बाकी 3 नाम तो मैंने आपको बता ही दी। इसके अलावा सलीम अली पक्षी विज्ञानी, वो तो आपको याद ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1950, 1952, 1954, 1956। तो आंसर है 1952। ये भारत में परिवार नियोजन का मतलब है फैमिली प्लानिंग से संबंधित योजनाओं को भारत में कब पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1952 में जो है सरकार ने जो है वो फैमिली प्लानिंग के लिए जो है वो प्रयास शुरू किया। देश जब स्वतंत्र हुआ तब से ही जो है वो फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रक्रियाएं जो है वो शुरू होने लगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न जो है वो अगर कहा जाए आ सकता है। अगला, ये सिलेबस में है आपके, हाँ, मन से कुछ नहीं दिया मैंने, जो मुझे लगा कि सिलेबस में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक परिवार नियोजन से संबंधित नहीं है? परिवार नियोजन का मतलब समझो, फैमिली की संख्या को, या हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक का तो नारा अभी हमारे लिए कठिन है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट, पहले तो इसका आंसर बता दो। इसका आंसर है PCPNDT। OCP है, IUCP है, ECP है, PCPNDT नहीं। PCPNDT जो गर्भ में पल रहा बच्चा, उसकी जांच को रोकने के लिए कानून है। अल्ट्रासाउंड मशीन कहीं लगी हो देखोगे, वहां एक PCPNDT का स्टिकर चिपका हुआ होता है। 94 का एक्ट है ये। ठीक है, तो पहले तो समझो परिवार नियोजन का मतलब है कि परिवार को नियंत्रित रखना। भारत के अंदर एक महिला औसत अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उसे बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये ध्यान रखिएगा ना, TFR। जनरली अगर मान के चलिए हम ये चाहते हैं कि भारत में हमको हम दो हमारे दो की स्कीम के ऊपर काम करना है, तो हमको TFR को क्या करना पड़ेगा? 2 तक जो है वो, या 2 के नीचे जो है वो लाने की जो है वो कोशिश करना पड़ेगा। या तो हम जो है वो 2 तक लाएं, या 2 के जो है वो नीचे तक लाएं। तो अभी तो हम जो है वो 2 तक जो है वो ला ही नहीं पाए, या 2 के नीचे नहीं ला पाए ना। ये ध्यान रखिएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट आज भी हमारे यहाँ ज्यादा है ना, औसत महिला 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। अब ये जो 3 तरीके लिखे हुए हैं ये देख लें, ये क्या है इनको। तो देखिए, पहला जो है वो है OCP। तो OCP का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, यहां लिख दूं कहें तो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। पिल मतलब गोली। तो ज्यादा नाम ना सुने हूं, ठीक है। तो एक माला डी करके पहले गोली आती थी, ठीक है। आजकल और भी बहुत सारी इस नाम से गोलियां आने लगी मुझे, ठीक है, आप देखोगे तो मिल जाएंगे नाम। ये होती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये पिल खाई जाती है, ये यहाँ पर। दूसरा जो तरीका यहाँ पर, ये पहला तो हो गया कि हाँ OCP का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है जो है वो IUCD। ठीक है, इसमें जो है वो अगर कहा जाए एक डिवाइस डाली जाती है, जिसको अपन इंट्रा यूरिनरी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिक जो है वो डिवाइस बोलते हैं, इंट्रा यूरिनरी कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। ये डाली जाती है यहाँ पर। अगर कहा जाए, ये भी अगर कहा जाए, इसको अपन आम भाषा में देसी कह लो, नसबंदी कह लो, ठीक है, ये देसी सरल से अगर कहा जाए, ये भी होती है। दूसरा, तीसरा जो होता है ECP का मतलब होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल। एकदम अनचाहा गर्भ आ जाए तो लगे कि यार 72 घंटे पहले ही जो है वो अगर कहा जाए उसको, जैसे कहा जाता है कि किसी सेक्सुअल एक्ट के 72 आवर पहले अगर ये पिल खा ली जाती है तो अनचाही प्रेगनेंसी जो है वो रोकी जा सकती है। ये बहुत काम की चीजें हैं और आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है, बाकी तो फिर जो है वो और भी जो तरीके होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार इनको प्रमोट करती है ना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं PTK। PTK का मतलब होता है प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, जिससे हम इनिशियल स्टेज पर प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए तरीके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये सरकार जो है वो इनके ऊपर काम कर रही है। भारत सरकार की बकायदा पूरी की पूरी योजनाएं हैं। आशा उषा कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं। गांव में आशा कार्यकर्ताओं को इनकी जानकारी होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सरकार के द्वारा। बहुत सारे विलेज लेवल पर बहुत सारी स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि हेल्दी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग से संबंधित कार्यक्रम नहीं है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से,
अब ये क्यों लिया वो समझ लीजिए, आपके सिलेबस में है फैमिली, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम, इसी यूनिट 9 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सरकार दो तरह से प्रोग्राम चलाती है। एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है संचारी रोग, जो किसी, अगर कहा जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, जैसे बैक्टीरियल, प्रोटोजोइक, फंगल, ठीक है, यहाँ पर वायरल, ये सब है कम्युनिकेबल। जैसे कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज है, संचारी। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो हमारी लाइफ स्टाइल के कारण होते हैं। जैसे किसी को अगर कैंसर हो जाए, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी को अगर डायबिटीज हो जाए तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यहाँ पर आर्थराइटिस हो जाए तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम दो तरह से जो है वो डिजीज को जो है वो क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ये नॉन कम्युनिकेबल का नहीं है, ये कम्युनिकेबल का, तो ये गलत हो, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ये नॉन कम्युनिकेबल के लिए, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर अगर कहा जाए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस ये भी नॉन कम्युनिकेबल के लिए है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एडल्ट्री ये भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल के लिए। ये सब जो है वो अगर कहा जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो है वो प्रोग्राम सरकार चला रही है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो अगर कहा जाए, जैसे उसमें सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो भी मैं बता दूं आपको, उसको बोलते हैं NVBDCP, नेशनल, ध्यान रखना, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय वाहक रोग जनित कार्यक्रम, है ना, राष्ट्रीय वाहक, थोड़ा सा, हाँ, राष्ट्रीय वाहक रोग जनित कार्यक्रम। ये कम्युनिकेबल डिजीज पे सबसे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम। और इसके बाद जो है वो जो है टीवी के लिए चल रहा है, जिसको अपन NTEP कहते हैं ना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो है वो प्रोग्राम, NTEP कहा जाता है उसको। तो कभी आपको बैक्टीरियल डिजीज अच्छे से पढ़ना है। मैं इसलिए नहीं कि मैंने वीडियो बनाया, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैक्टीरियल डिजीज का, आपको इसी ऐप के ऊपर, मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगा, देखोगे लिस्ट में, तो आपको वो जो बायोलॉजी वाला है डिजीज वाला, उसका क्वेश्चन बैक्टीरियल तो खराब नहीं होगा, ये तो मैं अभी, आप ये रिकॉर्डिंग में ही रख लेना, ठीक है, जो भी बैक्टीरियल आएगा उसी से आ जाएगा, उतना उसमें हर चीज समझाई मैंने। तो ये चार में से वे पहला हो गया कि जो है वो ये 3 प्रोग्राम जो है वो नॉन कम्युनिकेबल यहाँ पर, और पहला जो है वो कम्युनिकेबल से, ठीक है। अगले के ऊपर बढ़ते हैं। अगला आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिन एम्स अस्पतालों का निर्माण किया गया है वह निम्नलिखित में से परिवार स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ी किस योजना के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। तो आंसर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सभी एम्स कोविड के समय इतने चर्चा में रहे कि ये प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो आज से याद रखिएगा, इसको PMSSY के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भारत सरकार ने शुरू करी। उद्देश्य था कि देश के अंदर एम्स जो है वो हॉस्पिटल्स खोले। अभी फुल्ली फर्निश्ड अगर कहा जाए कि जो एम्स काम कर रहे हैं पूरी तरीके से हर फैसिलिटी से, वो 6 हैं, जिसमें से हमारा भोपाल का भी है, ठीक है। यानी दिल्ली को तो छोड़ दो, नए वाले में भोपाल है, ऋषिकेश है, आपका पटना है, रायपुर है, जोधपुर है, ये सब फुल्ली फर्निश्ड है, मतलब पूरी तरीके से फंक्शनल है, फर्निश्ड हो चुके हैं, बन चुके हैं, फंक्शनली हो चुके हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पर। कुछ में OTP वगैरह जो है वो नई शुरू हुई है, केवल OPD शुरू हुई है बाहर के पेशेंट्स के लिए, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन अभी सरकार ने शायद 22 जो है वो एम्स को पूरी तरीके से काम पे लगा दिया है यहाँ पर। तो इसके लिए बकायदा जो है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो देश में काम करे। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आती है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ही आती है आयुष्मान भारत योजना। अभी MPPSC मेंस में आया था, आयुष्मान भारत योजना किस योजना का हिस्सा, ठीक है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तो अलग से। तो इस तरह से ये बात हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन जरूर मैंने इसमें कम रखे, 40-45 क्वेश्चन ही, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके हर पहलू को जोड़ने की कोशिश करी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। MPPSC फॉरेस्ट के साथ MPPSC मेंस, MPPSC प्री, और अगर आप UPSC को प्लान कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप नेक्स्ट ईयर के UPSC में इस वीडियो का बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो देख पाएंगे। तो यही शुभकामनाओं के साथ कि अच्छा आपका एग्जाम जाए, और कोशिश तो ये करूंगा कि आपकी पूरी जो यूनिट्स हैं, अभी जैसे
मैं भी परसों जो है, कल तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बाहर जाना है मुझे कहीं, परसों जो है वो यूनिट 1 का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे हम। फिर उसके बाद जो है वो बची हुई यूनिट्स को भी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों बस एक ही दरखास्त जिसको कहते हैं वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स को बताएं। लाइक जरूर कर दिया कि जो लाइक्स की संख्या ज़्यादा आती है ना तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। प्लस जो है वो कमेंट जरूर लिखिए। आपके जितने कमेंट्स हैं मुझे बड़ी, मतलब मेरे को पहली बार खुशी होती है कि यार कम से कम हम एक सकारात्मक दिशा में कदम उठा रहे हैं, तो मैं और मेरे साथ जो लोग हैं वो सब सकारात्मक हैं। हम सब एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो समझ पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ये एक बहुत अच्छी बात है। टीचर और स्टूडेंट, गुरु पूर्णिमा है आज, टीचर, और जाते जाते बस एक छोटा सा 2 मिनट आपके खराब कर दूंगा आप, क्योंकि हालांकि स्टोरी तो नहीं सुनाता कभी ऐसी उसमें, बट टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और ब्लाइंड फेथ वाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, टीचर को पता होता है कि उसके स्टूडेंट को उसे कहाँ ले जाना है। तो आज मैं अपनी क्लास में ऑफलाइन में एक स्टोरी सुना रहा था कि एक बार गुरु रहते हैं एक, वो बहुत बीमार हो जाते हैं। तो वो अपने बहुत सारे शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लकड़ी की टोकरी लो एक, और इसमें नदी का पानी भर लाओ। हम बहुत अच्छे जानते हैं कि लकड़ी की टोकरी में नदी का पानी जो है वो भरना संभव नहीं है। तो उनके सब स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट को लगता है कि यार गुरुजी ने जो कहा है वो सही कहा होगा। बाकी जो है वो कहते रहे ये तो पागल हो गया गुरु, कहाँ लकड़ी की टोकरी में पानी भराता है, जैसे ही भरेंगे सब गिर जाएगा। वो कहते चलो अपन नदी के किनारे खेलेंगे और आ जाएंगे और गुरुजी को बोल देंगे कि पानी नहीं भराया। तो एक लड़के को रखता है कि यार कहा गया है तो सोच कर ही कहा गया होगा। वो जाता है, लकड़ी की टोकरी लेके पानी में डालता है, निकालता है, फिर जाता है, फिर निकालता है, ऐसे वो 2-3 घंटे तक करता है। लकड़ी की बड़ी अच्छी खासियत होती है, खासकर बांस की चिंपियों की, पानी में अगर वो 2 घंटे भी पड़ी रहे तो अपना आकार बढ़ा लेती है। वो फूल जाती है और फूल के एकदम कड़क हो जाती है, चिपक जाती है। पानी भरा जाता है, नहीं गिरता है, वो लेके आ जाता है। गुरु समझ जाते हैं कि किसने प्रयास किया और किसने प्रयास नहीं किया। स्टोरी का मोरल यही है कि हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअली जुड़े। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं सुनाता कि मुझे अपना टाइम पास करना, मैं इसलिए सुनाता हूँ कि जो प्रश्न में नहीं है वो डिस्क्रिप्शन से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, इसलिए ईश्वर करे कि आप सबका जो है वो एग्जाम निकले, आप जीवन में अच्छे पदों तक पहुंचे, जो चीजें आप सीख रहे हैं वो आपके लिए बहुत जो है लाभकारी हो। इसी शुभकामनाएं के साथ जो है वो आप आज से आपसे विदा ले रहा हूँ अभी आज तो। और बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो प्रकाश आ रहा है इसका, शिक्षा का, एक बड़ा मतलब सौभाग्यशाली हैं आपके, ईश्वर ने आपको मौका दिया शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का और उसमें जो है वो अपना कैरियर को बनाने का। चलिए, तो बहुत सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।